बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर नंबर 7 है और इस 7 लेक्चर में जो कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन के बारे में है, ये टॉपिक 5 है, लेक्चर 7 है। इसमें जो कंटेंट्स हैं जिनका हम जिक्र करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन है, इसके बाद इसकी प्रेपरेशन है, फिर इसमें रिएक्शंस हैं और लास्ट में इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट है। ये 4 मेन टॉपिक सब हेडिंग है जो आपसे हम शेयर करेंगे वन बाय वन। एक बात यहाँ बात करता चलूँ डियर स्टूडेंट कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और आपको नज़र भी आएगा वी हैव डन एवरी पॉसिबल एफर्ट कि इसको फुली एक्सप्लेन किया जाए। तो हम देखते हैं टॉपिक 1 जो है स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले कार्बोनाइल कंपाउंड्स। व्हाट आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप, और ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप की। ये है कार्बोनाइल, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है जो इसकी पहचान है एल्डिहाइड कीटोन में, यानी दोनों में ये मौजूद है। और कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या है, कार्बन एटम क्या है, कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, यानी इसमें कार्बन एटम जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। कैसे, क्या सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के साथ। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आप नोट करें कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से हैं जिनमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप हो। और उसके बाद कार्बोनाइल ग्रुप की बात की है, उसमें वो क्या है कि ये वो है कि जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है और डबल बॉन्ड के साथ। अब देखिए इसके बाद एल्डिहाइड्स हैं, तो ये पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड में डियर स्टूडेंट आपको ये स्ट्रक्चर पे गौर करना चाहिए, ये इसमें सारी बात यहाँ शामिल है। मसलन क्या कि कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे क्या होना जरूरी है एल्डिहाइड में, एक साइड पे हाइड्रोजन का होना जरूरी है। दिस इज वन, हाइड्रोजन का होना जरूरी है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। और इसके साथ साथ क्या है कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड में, वो हमेशा एंड ऑफ द चेन पे देखेंगे आप, और ये आगे इसके बारे में क्वेश्चन भी आएंगे। और दूसरी तरफ क्या जो आर है, आर क्या हो सकता है, ये हाइड्रोजन हो सकता है या कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 क्या है, एक साइड पे हाइड्रोजन का होना जरूरी है, दूसरी साइड पे ये एंड ऑफ द चेन पे आएगा, और तीसरी बात क्या है कि जो आर है वो क्या हो सकता है, आर। 3 चीजें बड़ी नुमाया है इसमें। एक साइड पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम होगा, ये हमेशा जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये एंड ऑफ द चेन पे आएगा, और जो इसमें आर है दैट कैन बी हाइड्रोजन और एन अल्काइल ग्रुप। लिहाजा इसके बाद कीटोन है। कीटोन में देखिए स्ट्रक्चर पे गौर करें, यहां से आपको सारी क्लैरिफिकेशन होगी कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ इसमें दोनों साइड पे क्या है, इसमें दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप है, दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप मौजूद है, यानी हाइड्रोजन की जहां गुंजाइश ही नहीं। इसमें 2 कार्बन एटम है दोनों साइड पे बॉन्डेड विद 2 कार्बन एटम जो कि अल्काइल फॉर्म में है, और इट अकर विद इन ए चेन। अब देखिए ये और इसमें फर्क है, यानी ये विद इन चेन होगा, कार्बन चेन के साथ के दरमियान में होगा, यानी कभी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं हो सकता, और ये हमेशा चेन के अंदर होगा इस ग्रुप की पोजीशन जो है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है। और दूसरा ये इसका जनरल फार्मूला नोट करें, इसका भी और ये जनरल फार्मूला इसका भी, और फार्मूले में भी आपको बड़ा वाज़ह तौर पर डिफरेंस नजर आ रहा है। इसके बाद होमोलोगस सीरीज ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव दी जनरल फार्मूला, वो ये है। आप इसमें से कोई भी लेंगे तो ये व्हाट आर होमोलोगस सीरीज, those organic compound which differ by CH2 group, the consecutive 2 organic compound which differ by CH2 group are called homologous series. Dear student, दोबारा सुने, the class of organic compound which differ by CH2 group। अब मैं आपके सामने कंजेक्टिव मेंबर होना जरूरी है, मसलन ये है, ये फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखिए आगे CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, और ये H है। अब नोट करें इन दोनों में किस बात का फर्क है, CH2 ग्रुप का फर्क है, CH2 ग्रुप का। द कंजेक्टिव मेंबर ऑफ ए क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डिफर बाय CH2 ग्रुप, ये होमोलोगस सीरीज है। अब देखिए ये आप कीटोन ले लें या एल्डिहाइड ले लें, द कंजेक्टिव मेंबर ऑफ ए क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डिफर बाय CH2 ग्रुप आर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज।
आप इसमें कीटोन के 2 कंजक्टिव मेंबर लें या एल्डिहाइड के 2 कंजक्टिव मेंबर लें, दोनों में यही बात होगी। तो डियर स्टूडेंट, इस स्लाइड में इसमें 3 चीज़ें बड़ी नुमायां हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या हैं वो आपको बताया, इसमें कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन में क्या फ़र्क है वो आपको स्ट्रक्चर से वाज़ह नज़र आ रहा है। और होमोलोगस सीरीज़ को कंजक्टिव मेंबर ऑफ क्लास ये विच डिफर बाय CH2 ग्रुप, अब देखिए CH2 ग्रुप से ये डिफर करते हैं, और ये आपने होमोलोगस सीरीज की एग्जांपल भी देख ली। इसके बाद नेक्स्ट, अब देखिए अभी जो आपने जो पीछे बात पढ़ी है उसके बारे में क्वेश्चन क्या आ सकता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव जनरल फार्मूला, इनमें जनरल फार्मूला क्या है। तो डियर स्टूडेंट, आपको सामने अभी हमने बात किया कि ये होमोलोगस सीरीज यानी ये इनके लिए जनरल फार्मूला CnH2nO है। इसके मुताबिक आप देखिए तो लिहाजा इन दोनों का जनरल फार्मूला ये है जो आपके सामने, और पीछे इसका जिक्र भी आ चुका है। इन दोनों केसेस में एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फार्मूला ये है। आगे इसके बाद है स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड, स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया है और अपने IUPAC के मुताबिक, सिस्टम के मुताबिक इसका नोमेनक्लेचर बताना है या नाम लिखना है। डियर स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा था कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होगा और इसमें नंबरिंग इधर से होगी। देखिए इसमें 6 कार्बन एटम है। अब अगर 6 कार्बन एटम है इसमें, और ये हमने पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है फंक्शनल ग्रुप के एतबार से। अब डियर स्टूडेंट, आप देखिए इसमें हेक्सेनल है ये, और हेक्सेनल के साथ 2 पोजीशन पे नंबर कार्बन 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप है और 3 कार्बन पे भी 2 मिथाइल ग्रुप हैं। लिहाजा ये 2 2 दफ़ा रिपीट होगा और 3 भी 2 दफ़ा रिपीट होगा, और इनके नंबर के दरमियान कॉमाज आते हैं, और कॉमाज के बाद फिर हम जो हाइफन लगाते हैं और फिर इसका नाम लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं इसका नाम है 2233 टेट्रामिथाइल हेक्सेनल। तो ये इसका नाम हो गया। लिहाजा इसमें की पॉइंट क्या है कि एक तो आपने एल्डिहाइड ग्रुप की पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं होती, आगे सवाल भी आएगा, और दूसरा आपने देखा कि इसको फंक्शन ग्रुप को आप प्रेफर करते हैं और ये ब्रांच को फिर बाद में। देखिए तो इस तरह इसका करेक्ट नेम क्या हो गया, 2233 टेट्रामिथाइल हेक्सेनल। तो आपको ये नीचे इसका नाम भी नज़र आ रहा है कि एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ वाज़ह तौर पर आपके सामने दे दी गई है कंफर्मेशन के तौर पर। डियर स्टूडेंट, आगे देखिए दूसरा सवाल जो है कीटोन के बारे में है। अभी हमने कहा था कि विद इन चेन आएगा ये फंक्शन का पार्ट। आप देख रहे हैं कि ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये दरमियान में है, एंड पे नहीं है, कभी भी ये एंड पे नहीं होगा, और एल्डिहाइड ग्रुप कभी चेन के दरमियान में नहीं होगा। अब आप देखिए फिर इसका नाम बताना है, IUPAC सिस्टम के तहत नाम बताना है। तो इसमें भी आपने नंबरिंग करनी है। सबसे पहले नंबरिंग ज़रूरी होती है, इसके बगैर आप कभी भी इस सवाल को ना करें नोमेनक्लेचर को, ताकि गलती ना हो। अब देखिए हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है। अब गौर करें लॉन्गेस्ट चेन के मुताबिक एक मिथाइल ग्रुप जो है आ रहा है वो पेरेंट नेम क्या होगा, यानी इसमें 7 कार्बन है तो 7 कार्बन की वजह से ये हेप्टेन है। लेकिन आपको पता है कीटोन में ON नहीं आता है तो हेप्टानोन है, और ये 2 पोजीशन पे है कार्बोनाइल ग्रुप, इसलिए 2 हेप्टानोन है। अब देखिए 3 पे मिथाइल ग्रुप है, 4 पे मिथाइल ग्रुप है और 5 पे मिथाइल ग्रुप है। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि नाम से जाहिर हो रहा है कि इसका बी आंसर सही है। क्या 3 4 5 ट्राई मिथाइल 2 हेप्टानोन, तो ये इसका सही आंसर है बी, यानी 3 पे मिथाइल ग्रुप है, 4 पे मिथाइल ग्रुप है और 5 पे मिथाइल ग्रुप है। वाज़ह तौर आपको नज़र आ रहा है, और ये आपने चेक करना है। ये देखिए ये आपको याद रखना चाहिए इसका। तो इसका नाम क्या हो गया, बी इसका नाम है, और ये है 3 4 ट्राई मिथाइल 2 हेप्टानोन। एक अगला क्वेश्चन आया जो अभी स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, और स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन आया, और ये सवाल आया 2013 में, और सवाल आपके सामने है। आपको पूछा गया स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन क्या है। आपको पता है ये इथेनोइक एसिड है, तो ये तो आपको मालूम है कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल है। ये इथेनमाइड है जो एसिडामाइड की एग्जांपल है, और ये डेरिवेटिव है, और ये इथेनोइल क्लोराइड है जो एसिड हलाइड है। इसमें सिर्फ ये जो है ना वो क्वालिफाई करती है पोजीशन। तो आप देखिए इसमें इसको एसीटोन कहते हैं, इसका नाम डाइमिथाइल कीटोन भी है, और IUPAC नेम, जो कि आपको ज़्यादातर जो नाम पूछे जाएंगे वो IUPAC नाम पूछे जाएंगे, इसलिए हमने हर जगह कोशिश किया है कि आपको ये नाम बताए जाएं। तो बी इसका आंसर है, और ये है प्रोपानोन। तो आपने देखा स्ट्रक्चर को हमने
साथ उसका नाम भी लिख दिया। ये है स्ट्रक्चर और ये इसका आंसर है बी। लिहाजा पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन। ना ए है, ना सी है, ना डी है, और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो बी है। आगे क्वेश्चन देखिए, इन विच क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप इज नॉट मेंशन व्हाइल राइटिंग नेम अकॉर्डिंग टू IUPAC। तो इसमें अभी डिटेल्स हमने पीछे बात की थी कि चूंकि टर्मिनल पोजीशन पे कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप आता है, इसलिए इसका डी आंसर सही है, और इसकी तफसील हम पहले भी बता चुके हैं और एक्सप्लेनेशन में भी ये बात वाज़ह तौर पर बताई गई है। लिहाजा डियर स्टूडेंट, आपको पहले भी वाज़ह तौर पर टर्मिनल पोजीशन की बात की थी, प्रेजेंट एट द टर्मिनल कार्बन है ये, और ये कार्बन ऑफ द कार्बन चेन। तो आपने देखा कि ये टर्मिनल पोजीशन पे होता है हमेशा, और ये सिर्फ मुमकिन है किसमें, एल्डिहाइड में। देखिए इसके बाद इस क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसकी आगे तफसील भी आपके सामने आएगी कि कार्बोनाइल जो है ना ये पोलर ग्रुप है, और इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है। तो क्वेश्चन था कि बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर प्लेनर टू द नेबरहुड ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज। डिस्टॉर्शन है इसमें, एसिमेट्री का ये टुवर्ड द ऑक्सीजन एटम। तो डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और पाई बॉन्ड जो है ना वो पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं ऑक्सीजन की तरफ, तो डिस्टॉर्शन जो है पाई बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन के दरमियान है, और ये आंसर इसका मौजूद है। और आगे जो देखेंगे मैकेनिज्म में, तो वहाँ भी हमने इसको वाज़ह तौर बताया। इसमें की पॉइंट क्या है, डिस्टॉर्शन टुवर्ड्स ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और वो पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और दैट इज द बाई ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये पोलर ग्रुप है। लिहाजा ये इसका आंसर आपके सामने है, एक्सप्लेनेशन में भी इसको वाज़ह किया गया है। अब आप देखिए एक और क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कीटोन। इसमें आपने फिर दोबारा वही नंबरिंग करनी है, और जब तक आप नंबरिंग ना करें, इंश्योर ना करें, आपने जल्दी नहीं करनी डियर स्टूडेंट इसमें नाम लिखने में। इसमें आपने देख रहे हैं इस कंपाउंड के अंदर नाम तो कहा पूछा गया था कि नाम बताएं IUP सिस्टम के तहत। हम इसका नाम बता रहे हैं क्योंकि IUP सिस्टम में 4 ऑप्शन दी गई हैं, और इसमें आपने दूसरी ऑप्शन भी मौजूद हैं कॉमन सिस्टम की, लेकिन आपने बताना है कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कीटोन का कौन सा है। तो आप नोट करें कि ये इसमें दो आपके सामने, ये पहला क्वेश्चन जो है उसमें देखिए 5 कार्बन मौजूद हैं, और 5 कार्बन में जो ब्रांच है वो 3 पोजीशन पे मौजूद है। डियर स्टूडेंट, अगर वो 3 पोजीशन पे मौजूद है तो 3 मिथाइल होगा, और देखिए ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो 2 पोजीशन पे कार्बन है फंक्शन साथ कीटोन में। तो आप देखिए इसका आंसर जो है वो ए है। तो आपने देखा कि ये इसमें 3 मिथाइल है और 2 पेंटानोन है। अगला क्वेश्चन था कि इसमें ये आपके सामने विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कीटोन। देखिए इसमें दोबारा ये 2014 में ये क्वेश्चन आया। यहाँ से आपको ये भी पता चलता जा रहा है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है USS के पेपर के मुताबिक वो क्या है। सवाल आपके सामने है, जब कार्बोनाइल ग्रुप इसमें होना ज़रूरी है, तो आप देख रहे हैं कि ये पहला जो ईथर है, दूसरा जो एसिड है, और फिर ये एल्डिहाइड है। इसमें जो ऑप्शन सही है कीटोन के हवाले से वो बी ऑप्शन सही है। लिहाजा ये आपके सामने है, और ये एग्जाम्पल आपकी बुक में दोनों नाम दिए गए हैं, ब्यूटानोन भी कहते हैं और 2 ब्यूटानोन भी कहते हैं। ये पोजीशन के अतबार से 2 कार्बन बनता है, इसलिए 2 ब्यूटानोन कहते हैं। चूँकि इसका कोई आइसोमर नहीं होता, एक ही स्ट्रक्चर मुमकिन है इसमें, यानी 1 ब्यूटानोन या 3 ब्यूटानोन मुमकिन नहीं है, तो लिहाजा इसको ब्यूटानोन भी कहा जाता है। बुक में ये दोनों नाम दिए गए हैं। तो आपको बताने का मकसद यहाँ आंसर में ये था कि अगर आपको ये 2 ब्यूटानोन आ जाए नाम में तो वो भी सही है, अगर ब्यूटानोन आपसे नाम पूछा जाए तो वो भी सही है। ये आपके सामने है। अब कार्बोनाइल के दोनों साइड पे हाइड्रोजन है। जैसे हमने कहा एक साइड पे तो लाजम होता है, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन होगा या अल्काइल ग्रुप होगा। अब देखिए ये सवाल भी 2016 में आया, पेपर में आया हुआ, और आपने इससे पूछना मकसद था कि इसका IUPAC नेम क्या है गिवन स्ट्रक्चर का। तो डी स्टूडेंट, चूंकि कार्बन एक है, नाम सारे जो अल्केन से ड्राइव होते हैं, एक कार्बन में मीथेन है और उसका ई मूव करके चूंकि आगे वावल है AL, तो लिहाजा इसका नाम जो है ना वो डी है, मिथेनॉल। ये आपके सामने इसका स्ट्रक्चर भी दे दिया गया और इसका नाम भी दे दिया गया। ये सवाल एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमने एक और सवाल भी बनाया इसका। देखिए मोस्ट रिएक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव। तो देखिए बेटा मोस्ट रिएक्टिव एल्डिहाइड कौन सा है, और देखिए इसमें ऑप्शन ए सही है। अब क्यों सही है कि जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाते हैं, कार्बन चेन बढ़ती जाती है, तो कार्बन और ऑक्सीजन की जो पोलैरिटी है
ये कार्बन और ऑक्सीजन में जो पोलैरिटी है वो कम हो जाती है। व्हाट इज ए पोलैरिटी? द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड पोलैरिटी एंड विच इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। लिहाजा अगर अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से ये इसको इलेक्ट्रॉन देकर इसकी पोलैरिटी कम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ ये कार्बन और बढ़ गए, लिहाजा पोलैरिटी कम हो रही है। तो लिहाजा जो मोस्ट रिएक्टिव एल्डिहाइड है वो इसमें ए है, इसलिए आपने देखा कि ये मोस्ट रिएक्टिव एल्डिहाइड है। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसका दूसरा नाम फॉर्मल्डिहाइड है। और ये भी बड़ी बात याद रखिए कि इसमें एल्डिहाइड में ये जो है ये गैसियस स्टेट में है, बाकी C2 से C10 तक जो वो लिक्विड में और ऑनवर्ड जो है वो सॉलिड है। और ये सवाल भी पूछा जा सकता है फॉर्मलिन की क्या कंपोजिशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, में 40% जो है वो फॉर्मल्डिहाइड है, 8% उसमें मिथाइल अल्कोहल है और 52% उसमें वाटर है। लिहाजा इसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन में जो चीज़ें दी गई हैं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपने इनको बहुत अच्छी तरह याद रखना है। लिहाजा इसमें ये ग्रुप जो है अल्काइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, अल्काइल ग्रुप जो हैं, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो पोलैरिटी को डिक्रीज करते जा रहे हैं। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा पोलर जो है वो मिथेनॉल है, और जितनी पोलैरिटी ज़्यादा उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो अल्काइल ग्रुप की चेन के बढ़ने से पोलैरिटी कम होती जा रही है और रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। अब देखिए एल्डिहाइड, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया कि ये क्या प्रॉपर्टी शो करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट डिफरेंट कंडीशन में। तो इसका आंसर जो है ना वो बी है। अब देखिए यहाँ डियर स्टूडेंट आपको ये बात एक्सप्लेनेशन में भी बता दी गई कि इसमें जो फेलिंग सोल्यूशन है जिसके साथ इसको ट्रीट किया गया, फेलिंग सोल्यूशन, ये इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें जो फेलिंग सोल्यूशन है वो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो एल्डिहाइड है वो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है। आई रिपीट अगेन कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप देखें तो टॉलर एजेंट की कंपोजिशन क्या है, कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और टारटारिक एसिड। लिहाजा डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ये इसकी स्पेसिफिकेशन, इसकी डिटेल आगे भी दी गई है कि ये जो अल्कलाइन मीडियम में है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फेलिंग सोल्यूशन, और चूंकि एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बारे में आगे क्वेश्चन आएगा। तो अब आपने देखा कि ये इसमें एल्डिहाइड ग्रुप इज ऑक्सीडाइज टू, बट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरे को रिड्यूस करता है खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये इसमें चेंज आ रही है इसमें ये। लिहाजा ये ग्रुप जो है फेलिंग सोल्यूशन इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, बट इज ए रिड्यूसिंग, इट इज दैट सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस अदर बट इटसेल्फ इट इज ऑक्सीडाइज्ड। तो लिहाजा एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज टू सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें दो तीन बातें याद रखनी है। वो क्या है कि एक तो कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो टारटारिक एसिड की मौजूदगी में वो जो है ना वो इसके साथ रिएक्ट करते हैं। और इसमें आप देखिए ये बेसिक मीडियम के अंदर, चूंकि बेसिक मीडियम में पहले एसिड बना और फिर उसका चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बना तो साल्ट बन गया। और ये क्यूप्रस ऑक्साइड, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है इस टेस्ट की। इसमें इसके रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं, यानी ये पहचान है कि ये रिएक्शन हुआ या नहीं। अगर रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं और जो सिर्फ एल्डिहाइड ये ग्रुप देता है, तो इसमें आप देखिए इसमें रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एल्डिहाइड ने एक्ट किया है। लिहाजा ये इसमें जो रिड्यूस ऑक्सीडाइज हुआ किसमें, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जबकि दूसरी एग्जांपल में अब देखिए ये एल्डिहाइड है और ये इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिहाजा जब इसको इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा कि आपके सामने है, तो इसमें देखिए ये रिड्यूस हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप जो है ना इसे रिड्यूस टू अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल होगा और कीटोन होता है तो फिर सेकेंडरी अल्कोहल बनती है, इसमें प्राइमरी अल्कोहल जो है ना वो बनी। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसेस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बट नॉट कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। उसकी वजह क्या है कि याद रखिए कि एल्डिहाइड ग्रुप में जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है उसमें कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करता है। क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड सोर्स इसमें जो टेट्राहाइड्रिडोबोरेट है वो सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन है, वो न्यूक्लियोफाइल है। लिहाजा अब ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे तो अटैक कर सकता है, लेकिन जो मल्टीपल बॉन्ड हैं वो बताते खुद न्यूक्लियोफाइल, लिहाजा न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट नहीं करता, ना इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करता है, ना न्यूक्लियोफाइल के साथ करता है, अपोजिट रिएक्शन होता है। क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप में जो कार्बन है वो पोलर है, कार्बन जो इलेक्ट्रोफाइल है और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड है
वो इसमें सोर्स ऑफ हाइड्राइड आइन है। आगे डिटेल्स से मैकेनिज्म में हम ये बात बाजा करेंगे। और ये सवाल भी एमसीक्यूज के क्वेश्चन में आया कि किस बॉन्ड को ये रिड्यूस करता है और किसको नहीं। अब देखिए, अब इसके बाद प्रेपरेशन है। तो प्रेपरेशन में आप नोट करें, इन दोनों में पहले में आपने मिथेनॉल की प्रेपरेशन दो तरह से देखी, एक लेबोरेटरी स्केल पे यानी स्मॉलर स्केल पे और इंडस्ट्रियल मेथड लार्ज स्केल पे। दोनों में सबस्ट्रेट मिथानोल है और मिथानोल की एयर ऑक्सीजन या एयर में कैटलिस्ट सिल्वर यूज करें, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो तो देखिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है और ये मिथेनॉल बनता है। इसी तरह मिथेनॉल जो है सबस्ट्रेट है और मिथेनॉल जो है ना दोबारा अगर इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाना हो तो कैटलिस्ट में डिफरेंट है, कंडीशन डिफरेंट है और सबस्ट्रेट सेम है। लिहाजा इन दोनों केसेस में आप देखिए जो डिफरेंस है, ये दोनों चीज़ें इधर सेम है और दोनों चीज़ें इधर सेम है। अगर कैटलिस्ट और कंडीशन का फ़र्क है, इसमें फेरस ऑक्साइड और मोलिब्डेनियम ऑक्साइड जो वो यूज़ करते हैं, लिहाजा इन दोनों में डिफरेंस जो है वो कैटलिस्ट का है। लिहाजा इसमें दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं और इसमें सिल्वर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इथानॉल जो है इसकी प्रेपरेशन है और इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो इथानॉल है और अगर एटॉमिक ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसकी ऑक्सीडेशन करें जो कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग सोडियम डाइक्रोमेट है, तो डियर स्टूडेंट आपने देखा है इस रिएक्शन के नतीजे में ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, अब इसकी ऑक्सीडेशन करती है और इससे इथेनॉल बनता है। और ये लेबोरेटरी मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड क्या है, इसमें पूछा ये गया था इस सवाल में कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल एक्सेप्ट, यानी आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जस्टिफाइड नहीं है। तो डियर स्टूडेंट इसमें ये जो स्टेटमेंट है ये जस्टिफाइड नहीं है। क्यों? इसलिए इसमें आपने इथाइलिन तो ठीक है, इथीन या इथाइलिन इसका नाम है, लेकिन कैटलिस्ट ये यूज़ नहीं करते और कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है इसमें पैलेडियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड, ये कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है अलॉन्ग विद प्रमोटर। लिहाजा इन दोनों में जो फ़र्क है स्टेटमेंट डी में क्या डिफरेंस है, स्टेटमेंट डी में जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं इसमें यूज़ नहीं होता, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है। इथीन इसका आईयूपैक नेम है और एथाइलिन इसका कॉमन नेम है। लिहाजा ऑक्सीडेशन से ये इथेनॉल प्रोड्यूस होता है जो आपके सामने है। लिहाजा इन कंडीशन में ये रिएक्शन है। यहाँ आपको ये बताना मकसद था कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो डियर स्टूडेंट इसमें स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो गई, तो आपने एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया, बल्कि इसके बदले में पैलेडियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड यूज़ करते हैं। तो लिहाजा ये भी सिलेबस का हिस्सा आपने देखा, बी पार्ट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इसके बाद देखिए फौरन ये क्वेश्चन आया और ये 2014 में ये क्वेश्चन मौजूद है। सवाल क्या था, स्टूडेंट मिक्स इथाइल अल्कोहल विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट एंड एडेड इट टू द हार्ड सॉल्यूशन ऑफ dilute sulfuric acid. A vigorous reaction takes place. He distilled the product formed immediately. डिस्टिलेशन सेपरेटिंग मेथड है, तो फौरन इसको अलग किया गया। व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है जो फौरन अलग किया गया। तो डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं इस प्रोसेस में इसमें इथेनॉल बनेगा और अगर ये रिएक्शन को आप डिले कर देंगे, यानी अगर ये आप इसको जल्दी नहीं अलग करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी ऑक्सीडेशन होगी और ये इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इसमें की पॉइंट क्या है, इमीडिएटली। तो आपकी बुक में भी इस बात को बड़ी वजाहत के साथ बताया गया है कि पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है वो इस सोडियम डाइक्रोमेट लें या पोटाशियम डाइक्रोमेट लें, दोनों ही स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये भी याद रखिए कि जो पोटाशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट है, दे ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। लिहाजा एसिडिक मीडियम में ये अगर आप फौरन निकालेंगे तो इथेनॉल हासिल हो जाएगा। और ये आगे देखिए, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 2014 में आया। इसकी सिंपल ऑक्सीडेशन है और एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीडेशन है इथेनॉल की और इससे इथेनॉल बनता है। और अगर इसको ऐसे आगे ये रिएक्शन इमीडिएटली आप अलग ना करें तो ऑटोमेटिकली इसकी ऑक्सीडेशन जो होने से इथेनोइक एसिड बनता है। अब इसके बाद इसका सी पार्ट है सेलिएंट फीचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब ये रिएक्शन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब आप देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये जो एल्डिहाइड कीटोन है वो नॉर्मली कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। डियर स्टूडेंट आपने देखा कि इसमें ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये पोलर है, पोलैरिटी की वजह से ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है। और इसमें देखिए ये H और ये न्यूक्लियोफाइल है, यानी जैसे HCN हो एसिड हो, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो इस पे सबसे पहले कार्बन पे अटैक करता। इसमें दो सेंटर हैं, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है। इसमें कार्बन एज ए इलेक्ट्रोफाइल है और ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल है। तो ये पहले सबसे पहले ये अटैक करेगा इस पे और इस तरह से ये अटैक करेगा इस पे।
इस तरह से आपने देखा कि ये इसमें एडिशन प्रोडक्ट बना। अब आप इसमें जो की पॉइंट क्या है, सबसे जो एम्फेसिस है जिस बात पे, वो कार्बोनाइल ग्रुप पे है। डियर स्टूडेंट, आपने ये याद रखना है कि इसमें 7 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। मसलन क्या कि कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बोनेट बॉन्डेड टू ऑक्सीजन विद ए डबल बॉन्ड। तो एक तो पहली बात ये कि इसमें डबल बॉन्ड है। दूसरी बात क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप में एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड है। ये आपके सामने ये दूसरी बात है। इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 2.5 है। लिहाजा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो वो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है, और इसमें चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, लिहाजा ऑक्सीजन को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और आगे भी इसका जिक्र है। देखिए, एज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, चूंकि ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैन कार्बन, इट टेंड टू अट्रैक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अट्रैक्ट टेंड्स टू अट्रैक्ट दी पाई इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ, अपनी तरफ वो इसको अट्रैक्ट करता है, बीइंग ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। एज ए रिजल्ट कार्बोनाइल ग्रुप बिकम पोलर ग्रुप। और देखिए पोलर ग्रुप में क्या है, जो आपके सामने पोलर है, इसमें ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे में कार्बन क्या होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। और इसी तरह ऑक्सीजन जो है इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। लिहाजा डियर स्टूडेंट, आपने ये 7 पॉइंट इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है। लिहाजा आपको इस कार्बोनाइल की स्ट्रक्चर का अच्छी तरह अंदाजा होना चाहिए कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसमें डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा और पाई बॉन्ड है, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, लिहाजा इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ऐसे में ये पोलर बन जाता है। इसमें पार्शियल नेगेटिव और इसमें पार्शियल पॉजिटिव, और आपके सामने है ये कार्बन जो इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट होगा और ये न्यूक्लियोफाइल। चूंकि इसमें जो मैकेनिज्म रिएक्शन का जो नाम है वो याद रखिए बेटा, उसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैकेनिज्म रिलेटेड होता है विद द अटैकिंग रीजेंट, स्ट्रेंथ ऑफ द अटैकिंग रीजेंट को, वो कौन सा है। क्योंकि इसमें अटैकिंग रीजेंट जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि खुद ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए उसकी बेस पे मैकेनिज्म का नाम होता है। तो मैं इसकी स्ट्रक्चर को मैकेनिज्म की तरफ दोबारा लेके जाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह ये बात क्लियर हो जाए। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हमने सारी बातें कार्बोनाइल के बारे में डिस्कस कर ली। सबसे पहले किसने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल में, लिहाजा ये न्यूक्लियोफाइल इसमें आ गया, न्यूक्लियोफिलिक। चूंकि एक ही प्रोडक्ट बना है, लिहाजा ये चीज़ प्रोडक्ट के हवाले से है। लिहाजा एक चीज़ जो होती है अटैकिंग रीजेंट के हवाले से, जो जिसने सबसे पहले अटैक किया वो न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक। और दूसरा चूंकि प्रोडक्ट एक बना है इसलिए ये एडिशन है। लिहाजा मैकेनिज्म कोई भी हो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक फर्स्ट पार्ट और एक सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमेशा जो है वो अटैकिंग रीजन से रिलेटेड होता है। लिहाजा 7 पॉइंट मैंने आपको बताए, ये बहुत ही बुनियादी बात है इन कंपाउंड के मैकेनिज्म को समझने की, एल्डिहाइड और कीटोन के। इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप आर कैटालाइज्ड बाय बेस और एसिड। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं, इसमें 2 चीज़ें हैं, या कैटलिस्ट इसमें एसिड यूज करते हैं या बेस यूज करते हैं। इन दोनों केसेस में अब देखिए इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये एसिड कैटालाइज्ड है और या बेस कैटालाइज्ड है, मगर क्या चीज़ कॉमन है, इस दोनों में प्रोडक्ट सेम बनता है, यानी एसिड कैटालाइज्ड हो या बेस कैटालाइज्ड हो, लेकिन इन दोनों में जो अहम बात है वो प्रोडक्ट सेम है। और वैसे भी आप जानते हैं कि कैटलिस्ट अब रिएक्शन को इनिशिएट करता है, बट एट द एंड इट इज रीजनरेटेड। बेस की बात कर लेते हैं, फिर एसिड की बात करते हैं। बेस कैटालाइज रिएक्शन, ये याद रखिए कि न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को इंक्रीज करता है, लिहाजा ये अटैकिंग रीजेंट जो है उसके करैक्टर को इंक्रीज करता है। मसलन अटैकिंग रीजेंट में जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, अगर उसमें पार्शियल चार्ज है तो बेस की मौजूदगी में वो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज हो जाता है। पहले पार्शियल नेगेटिव होता है और फिर वो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज हो जाता है। लिहाजा इसका तल्लक जो है बेस कैटालाइज का तल्लक इससे डियर स्टूडेंट होता है अटैकिंग रीजेंट, इसका तल्लक अटैकिंग रीजेंट से होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो बेस कैटालाइज रिएक्शन है वो इंक्रीज करते हैं न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ द अटैकिंग रीजेंट। तो ये आपने याद रखना है कि ये अटैकिंग रीजेंट के साथ इनका तल्लक है, उसके करैक्टर को बढ़ाते हैं। और जो एसिड कैटालाइज रिएक्शन है वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बन और कार्बोनाइल ग्रुप को, वो उसको करैक्टर को इंक्रीज करते हैं। तो अब इन दोनों में जो फर्क है, एक का तल्लक अटैकिंग रीजेंट के साथ है, वो बेस कैटालाइज्ड है, और एक का तल्लक सबस्ट्रेट के कार्बन से है और वो कार्बोनाइल कार्बन से है। तो वो जो है ना वो इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि कार्बन पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है,
लिहाजा कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ ये डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि जो बेस कैटालाइज्ड हैं वो असल में जो अटैकिंग रीजेंट है उसको ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं और उसमें न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर जो होता है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और जो एसिड हैं वो इसके सबस्ट्रेट के जो कार्बोनिल कार्बन एटम है उसके करैक्टर को यानी उसके इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को इंक्रीज करता है। ये हम आगे तफसील से ये इनके मैकेनिज्म में ये बात आपके सामने रखेंगे। तो एक का तल्लुक इससे और दूसरे का तल्लुक सबस्ट्रेट से, सबस्ट्रेट। अब आप देखिए, कीटोन आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड, इट इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कीटोन ज़्यादा मुकाबले में एल्डिहाइड के मुकाबले में लेस रिएक्टिव है। और आपके सामने डियर स्टूडेंट बाकायदा तौर पर ये स्ट्रक्चर बताने का मकसद ये है कि इसमें देखिए, इसमें दो अल्काइल ग्रुप हैं, एक ये है और एक ये है। अब ये दोनों ग्रुप जो हैं इसकी पोलैरिटी को डिक्रीज करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक ग्रुप अल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक इसमें दो अल्काइल ग्रुप हैं। लिहाजा दो अल्काइल ग्रुप एक अल्काइल ग्रुप के मुकाबले में ज़्यादा पोलैरिटी को डिक्रीज करते हैं, और जितना इसमें आयनिक करैक्टर कम हो जाता है कार्बोनिल ग्रुप में उतना ही इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को सामने रखें और इस सवाल को देखें तो आपको इस सवाल अब समझने में ज़्यादा आसानी होगी। कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट। अब देखिए, इसमें पहली स्टेटमेंट क्या, बोथ आर अल्काइल ग्रुप जो है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये सही बात है। बोथ अल्काइल ग्रुप क्या हैं, प्रोड्यूस स्टेरिक हिंड्रेंस, बल्कि ग्रुप इफेक्ट, तो ये भी सही बात है। ये दो बल्कि ग्रुप है, इनका इफेक्ट ज़्यादा है, लिहाजा अटैकिंग रीजेंट का न्यूक्लियोफाइल का इस पे कार्बन पे अटैक मुश्किल हो जाता है। तीसरा क्या है, बोथ अल्काइल ग्रुप डिक्रीज पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, तो ये बात मैं बता चुका हूँ आपको। मगर इसमें लास्ट क्या है, बोथ अल्काइल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो डियर स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। लिहाजा इसमें डी स्टेटमेंट जो वो गलत है, और ये आपने देखा कि इसमें डी स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनफैक्ट कीटोन आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड। और इसका सबूत क्या है, कैसे पता चलता है कि ये एल्डिहाइड के मुकाबले में लेस रिएक्टिव में? देखिए, ये क्या नहीं देते, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देते, ये बेनेडिक्ट रीजेंट टेस्ट नहीं देते, और ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देते। क्यों? इसमें जो फेलिंग सोल्यूशन है, बेनेडिक्ट रीजेंट है और जो सिल्वर मिरर है, ये सारे जो हैं ये सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड, दे आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए, एक तो कीटोन बजाते खुद लेस रिएक्टिव है, और जो रीजेंट जिनका जिक्र कर रहे हैं, फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट रीजेंट और सिल्वर मिरर यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का दूसरा नाम है, तो ये टेस्ट जो है ना ये बजाते खुद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निस्बतन वीक हैं। तो लिहाजा अगर कीटोन लेस रिएक्टिव हो और रीजेंट भी लेस रिएक्टिव हो तो इनका आपस में रिएक्शन नहीं होता। अब इसके मुकाबले में एल्डिहाइड को क्या एज है, एल्डिहाइड ग्रुप को ये एज है कि उसमें अल्काइल ग्रुप एक है, पोलैरिटी डिक्रीज होती है, लेकिन वो कीटोन के मुकाबले में कम पोलैरिटी डिक्रीज होती है। यही वजह है कि वो निस्बतन कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। लिहाजा सबस्ट्रेट अगर ज़्यादा रिएक्टिव है और रीजेंट निस्बतन कम रिएक्टिव है तो फिर रिएक्शन हो जाता है, लेकिन अगर दोनों वीक हों तो फिर रिएक्शन नहीं होता। यही वजह है कि आपको सामने ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इसकी कीटोन की रिएक्टिविटी क्यों कम है, एक ये रीज़न, और इसका सबूत क्या है कि ये टेस्ट नहीं देते। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव कीटोन। तो डियर स्टूडेंट्स, में जो प्रोपेनोन है वो सबसे जो क्या है मोस्ट रिएक्टिव है। क्यों मोस्ट रिएक्टिव? इसलिए कि ये बात यहाँ आपसे पूछी गई है, बिल्कुल ये एल्डिहाइड की तरह है कि जितने अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा और कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी उतनी रिएक्टिविटी कम होती जाती है, क्योंकि पोलैरिटी कम हो जाती है। प्रोपेनोन में आप देख रहे हैं कि इसमें दो ही मिथाइल ग्रुप हैं, लेकिन जैसे जैसे ब्यूटानोन है, 2 पेंटानोन है, 3 पेंटा, कार्बन की एटम की तादाद बढ़ती जा रही है, लिहाजा इसमें पोलैरिटी डिक्रीज हो रही है। लिहाजा आपने देखे इसमें जो आंसर था पूछा गया था कि मोस्ट रिएक्टिव कीटोन है, तो जितने अल्काइल ग्रुप कम होंगे, कार्बन एटम उसमें कम होंगे, उतना वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो लिहाजा विद द इंक्रीज ऑफ अल्काइल ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन डिक्रीज। क्यों? बिकॉज अल्काइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं जिसका जिक्र पहले भी हुआ, और ये रिएक्टिविटी को, पोलैरिटी को डिक्रीज करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। और दूसरा, ये आल्सो प्रोड्यूस हिंड्रेंस, इसका भी जिक्र पहले स्लाइड में, इससे पहली स्लाइड हो चुका है। क्यों, कैसे हिंड्रेंस पैदा करते हैं?
कि इनके साइज के बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है, रीजेंट जो अटैक है कार्बन पे, वो निस्बतन मुश्किल हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें की पॉइंट क्या है, एक रिएक्टिविटी कम हो जाती। क्यों कम हो जाती है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, और दूसरा ये हिंड्रेंस पैदा करते हैं। साइज इनका बड़ा है, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ जाता है कार्बन की तादाद के बढ़ने से। और आपने देखा कि ऐसे में न्यूक्लियोफिलिक पे जो कार्बन पे अटैक है, जब अटैकिंग रीजन अटैक करता है तो उसका कार्बन पे अटैक मुश्किल हो जाता है। तो यही वजह है, जितना अटैकिंग रीजन में जो न्यूक्लियोफिल उसका अटैक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे मुश्किल होगा, उतना रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, उतना रिएक्शन मुश्किल होगा। ए बेस कैटालाइज रिएक्शन इन कार्बोनाइल कंपाउंड इंक्रीजेज। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने पीछे इसका जिक्र किया था और आपसे मैंने कहा था कि आगे मैकेनिज्म में ये बात और वाज़ेह हो जाएगी और आपके सामने आइए। अब आप ज़रा नोट करें कि ये पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे, और ये हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या है कि जब ये एसिडिक नेचर हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को OH ग्रुप अपनी तरफ मिला लेता है, ये बेस है। अब बेस से पहले क्या सूरत थी कि ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज था, न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रीजेंट का जो पार्ट है। लेकिन OH ने जब प्रोटॉन को अपने साथ मिला लिया तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के आया, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अब किसके पास चला गया? न्यूक्लियोफाइल के साथ, और ये कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल पे अब कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया। इसलिए हम कहते हैं कि जो बेस कैटालाइज रिएक्शन है, दे इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ अटैकिंग रीजेंट, और ये इंक्रीज हुआ न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर। कैसे इंक्रीज हुआ? पार्शियल नेगेटिव से कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया। और अब देखिए फिर वो मैकेनिज्म की बात आ जाती है कि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लिहाजा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, तो ये कार्बन पे अटैक करेगा, इसमें अल्कोक्साइड बनेगा, और अल्कोक्साइड जो है वो दोबारा जो वाटर निकला था इसमें, वो जो कैटलिस्ट आपको पता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन रीजनरेट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं इसमें H जो है वो इस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे, ऑक्साइड आयन पे, और ऐसे में ये एडिशन प्रोडक्ट बन गया और OH कैटलिस्ट जो है वो रीजनरेट हो गया। लिहाजा एट द एंड एसिडिक कैटालाइज्ड हो या बेस कैटालाइज्ड हो, दोनों में प्रोडक्ट वही रहते हैं, लेकिन शुरू में रिएक्शन को इनिशिएट करने में जो कैटलिस्ट है उसका बेसिक रोल होता है। तो बेस कैटालाइज्ड जो है डियर स्टूडेंट, उसका अटैकिंग रीजेंट के साथ ताल्लुक है, अटैकिंग रीजेंट, लिहाजा वो उसके करैक्टर को बढ़ाता है। तो आपने देखा कि हमने सबसे पहले अटैकिंग रीजेंट के साथ बेस को मिलाया, और उसके बाद उसने कार्बोनाइल ग्रुप जो है सबस्ट्रेट का, उस पर बाद उसने अटैक किया। अगर आप एसिड कैटालिस्ट की बात करें तो इसके अभी बाद में बात करते हैं, पहले हम इसको ऑप्शन को देख लें। ए बेस कैटालाइज रिएक्शन इन कार्बोनाइल कंपाउंड इंक्रीजेज। तो अब आपको जवाब देना आसान है कि जो बेस कैटालाइज रिएक्शन है वो क्या करते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ अटैकिंग रीजेंट को बढ़ाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपके सामने ये पहली जो स्टेप है वो इसका सबूत है और इसकी एक्सप्लेनेशन है, जो बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आया कि न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ अटैकिंग रीजेंट को ये बढ़ाया। की पॉइंट क्या कि पार्शियल नेगेटिव से कंप्लीट नेगेटिव चार्ज हो गया। और आपने देखा कि ये बेस कैटालाइज रिएक्शन इन कार्बोनाइल कंपाउंड इंक्रीजेज न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ द अटैकिंग रीजेंट। तो इसमें की पॉइंट दो है, एक न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर का बढ़ना और किसका? अटैकिंग रीजेंट का। तो लिहाजा आपके सामने इसमें आंसर जो डी है। अब हम बात करेंगे एसिड कैटालाइज रिएक्शन की। अब देखिए एसिड कैटालाइज रिएक्शन कार्बोनाइल क्या इंक्रीज करता है। तो डियर स्टूडेंट, अब मामला मुख्तलिफ है। अब देखिए ये एसिड है, अब इसने जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, जारी बात है ये एसिड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, प्रोटॉन है, बुनियादी तौर पर एसिड है, प्रोटॉन पार्ट है। अब आपने देखा कि इसमें भी पूछा गया कि इसमें कौन सी ऑप्शन सही होगी। पहला है कि इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ द अटैकिंग रीजन बढ़ता, नहीं। दूसरी ऑप्शन भी सूटेबल नहीं है। तीसरी ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन एटम ओनली। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आंसर जो है वो सी है, और इसकी तफसील जो है वो आपको यहाँ से नज़र आ रही है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये जब प्रोटॉन है, जब ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे सबसे पहले तो पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी इसका जो लोन पेयर होता है ऑक्सीजन पे, असल में वो बॉन्ड बनाने के काम आता है। वो इसको देके और इसके साथ ये यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इसको हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लिया। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है इसके दरमियान। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो चार्ज है वो ऑक्सीजन से कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है, और ऐसे में ये जो है ना, इसमें डबल बॉन्ड जो वो ब्रेक होके ये दोबारा, और इसमें देखिए अब देखिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इसका यहाँ भी उसकी बात यहाँ इस तरह से भी है कि जब इसमें न्यूक्लियोफाइल अब अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करना है, तो ये जो इसमें डबल बॉन्ड उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो दोबारा इसके पास चले, जो इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पहले दिए थे वो वापस हासिल कर लिए और प्रोडक्ट फिर इसमें सेम रहा और इसमें एट द एंड जो है ना वो प्रोटॉन जो है ना वो क्या होता है, रीजनरेट होता है। तो लिहाजा ये जो रिएक्शन है ये एसिड कैटालाइज्ड है और इससे पहले जो था वो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। डियर स्टूडेंट, दोनों में जो की पॉइंट क्या है कि जो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं उसमें क्या है, वो क्या इंक्रीज करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर किसका, ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन। तो ये आपने पॉइंट याद रखना और आप उसमें देख रहे हैं कि कैसे ये चार्ज बढ़ा कि पहले पार्शियल पॉजिटिव था, अब कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की बजाय कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और ये ज़्यादा निस्बतन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। लिहाजा जो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ अटैकिंग रीजन को बढ़ाते हैं और जो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन एटम को इंक्रीज करते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट जो आपने याद रखना है। अब आप देखिए उसके बाद नोटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड है, पहले थोड़ा सा हमने रीजेंट का जिक्र किया था और ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट में बहुत वाज़ेह तौर पर बात हो रही है कि ये टेस्ट हैं जो इनमें डिस्टिंक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। मसलन ये इसकी तफसील आगे भी आएगी, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट है, ये दोनों ही देते हैं, येलो या रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं, यानी ये टेस्ट दोनों एल्डिहाइड कीटोन। अगर ये कहा जाए कि कौन से टेस्ट दोनों देते हैं तो याद रखिए एक 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन है और दूसरा ग्रिगनाइड एजेंट के साथ दोनों ही रिएक्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि इसमें ये रिएक्शन जो है जो दोनों देते हैं वो ये आपने उसमें रिएक्शन में बिहेवियर ऑफ एल्डिहाइड और बिहेवियर कीटोन में देखा। लेकिन टॉलरेंस रीजेंट इसमें ये बिहेवियर इसका टॉलरेंस रीजेंट जो है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, इसमें सिल्वर इन साइड ऑफ द ट्यूब जो है वो डिपॉजिट होता है, लेकिन चूंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी और ये भी और ये भी, लिहाजा ये तीनों चूंकि स्ट्रांग नहीं है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप देखें तीनों रिएक्शन नहीं देते। आप इनकी कंपोजिशन पे भी नोट करें कि ये टॉलरेंस एजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है। फेलिंग सोल्यूशन में 3 कंपाउंड होते हैं, कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और टार्टारिक एसिड। और डियर स्टूडेंट, टार्टारिक एसिड का ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है और ये क्यूप्रस ऑक्साइड की फॉर्मेशन को स्टेबलाइज करता है। ये सिट्रिक एसिड का भी यही काम है। लिहाजा आप देखें इसमें स्टार से ये डिफरेंस आपको बता दिया कि इन दोनों में फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट में 2 चीज़ें कॉमन हैं, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, मगर इसमें 2 चीज़ें डिफरेंट हैं, एक इसमें टार्टारिक एसिड होता है और इसमें सिट्रिक एसिड होता है। इन दोनों में ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट किसके बनते हैं, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है ना। तो क्यूपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की क्या है, वो +1 है। लिहाजा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ये उसका स्ट्रक्चर है, आपके सामने है। इसमें नाइट्रोसर जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, साइनाइड जो है वो चार्ज लिगेंड है, चूंकि 5 साइनाइड हैं इसलिए -5 चार्ज आया, और ये फेरिक में +3, तो रिजल्टिंग चार्ज इसमें -2 है और -2 की वजह से Na2 है। लिहाजा इस कॉम्प्लेक्स जो है उसमें जो कैटाइन एनाइन कॉम्प्लेक्स आइन है और दूसरा ये चार्ज बाद में एक्सचेंज हुए नंबर, ये 2 इधर आ गया और ये 1 इधर चला गया। तो आप देखें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है ये मैंने आपको एक कंपैरिजन दिया, ये इसमें कोई रिएक्शन नहीं देते जबकि ये इसमें वाइन रेड प्रेसिपिटेट देते हैं। तो एट ए ग्लांस आपने ये तमाम टेस्ट आगे डिटेल से मुख्तलिफ शक्लों में पढ़ने हैं। यह हमारा मकसद था कि आपको कंपैरिजन दिया जाए ताकि आप ज़रा आसानी से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और इनको एट ए ग्लांस याद करें, क्योंकि आपको चीज़ें इसी तरह पूछी जानी है कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल क्या दोनों टेस्ट देते हैं, एल्डी देता है, कीटोन देता है। ये तीनों टेस्ट जो टॉलरेंस रीजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट रीजेंट सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देता। और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो वो सिर्फ कीटोन देता है। तो इसमें 3 कैटेगरीज हैं, एक टेस्ट दोनों देते हैं तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल टेस्ट है, और ये 3 जो हैं वो सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं और लास्ट जो है वो सिर्फ कीटोन देते हैं। आगे हम मजीद भी इसकी तफसील आपके सामने आएगी। इसमें जो सिट्रिक एसिड और टार्टारिक एसिड का स्ट्रक्चर नीचे डियर स्टूडेंट आपको बता दिया गया, इनका काम है टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ द क्यूप्रस ऑक्साइड। इसकी मौजूदगी में ये स्टेबलाइज होते हैं। अब आगे देखिए,
Which one of the following carbonyl compound gives a wine red or orange red color on adding alkaline sodium nitroprusside? Solution drop wise. आपसे सवाल ये पूछा गया, देखिए 2014 में ये क्वेश्चन आया, तो आपको जो पीछे हमने कंपैरिजन दे दिया है वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है। इसमें आपको पता है एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते, सिर्फ कीटोन देते हैं और कोई और नहीं देता, तो लिहाजा कीटोन में ये इसकी एग्जांपल है और वो इसमें डी आंसर है। और देखिए इसको SNP भी कहते हैं एज ए एब्रीवेशन, यानी S स्टैंड फॉर सोडियम, N स्टैंड फॉर नाइट्रोप्रूसाइड, P स्टैंड फॉर प्रूसाइड। तो ये सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, यहाँ से S, यहाँ से N और यहाँ से P, सो SNP। ये यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, इनको यूज किस में किया जाता है? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। कीटोन ये वाइन रेड प्रेसिटेट देते हैं विद SNP, while एल्डिहाइड डू नॉट गिव रिएक्शन विद इट। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड की एक और भी मेडिकल एप्लीकेशन है और ये नाइट्रोप्रेस के नाम से सोल्ड होता है, और ये जो है ना ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के, लोअर करने के लिए एज ए मेडिसिन भी यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, वो आपके सामने नीचे इसकी तफसील जो है वो बताई गई है। कॉमन टू बोथ, अभी आपने जो सवाल पीछे पढ़ा था, अब आपने ये देखना है कि जो दो इसमें सब्सटेंस का जिक्र है सबस्टेट का, वो कहते हैं कि दोनों कौन सा टेस्ट देते हैं। अब देखिए आपको स्ट्रक्चर से ये बात वाज़ह तौर पर नजर आ रही है कि जो कैम्फर है उसमें कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप। और डियर स्टूडेंट, जो एल्डिहाइड जो ग्लूकोज है उसमें देखिए ये, उसमें कौन सा ग्रुप है? उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। और अभी आपने पढ़ा था शुरू में पीछे, दोनों जो रीजेंट हैं वो किसके साथ दोनों टेस्ट दे सकते हैं, तो वो एक ही है इसमें जिसका जिक्र है। टॉलरेंस रीजेंट नहीं है, वो सिर्फ एक देता है। कौन? ग्लूकोज देता है, कैम्फर नहीं देता। बेनेडिक्ट भी सिर्फ ग्लूकोज देते हैं, कैम्फर नहीं देता। लिहाजा सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड सिर्फ कीटोन देता है। तो हमारे से सवाल था कि ये दोनों जो देते हैं, लिहाजा उन दोनों में आंसर ये है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। लिहाजा आपने इसके स्ट्रक्चर से भी देखा, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप और इसमें कीटो ग्रुप है, और ये शर्त को जो पूरा करता है वो डी आंसर है। लिहाजा कैम्फर जो है ना उसमें कीटो ग्रुप है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है। लिहाजा ये दोनों में जो टेस्ट कॉमन है दोनों के लिए वो क्या है? वो जो है ना 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है। द रीजन विथ विच बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट इजीली इज, जिसमें दोनों रिएक्ट इजीली करते हैं, और ये एक और बोथ के साथ है वो ग्रिगना रीजेंट है। डियर, ये सवाल आपको पता है, ग्रिगना रीजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, तो ये इसके इम्पोर्टेंस के हवाले से इसको डिस्कस किया गया यहाँ। अब देखिए एल्डिहाइड कीटोन में पोलैरिटी है, इलेक्ट्रोफाइल है ये कार्बन, और इधर देखिए इसमें मैग्नीशियम जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2 है, और ये कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। तो याद रखिए कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मैग्नीशियम की कम है और कार्बन की ज़्यादा, लिहाजा मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, इन दोनों पे आपको नज़र आ रही है ये चार्ज। अब आप देखिए इधर जो बॉन्ड हेटेरोलिटिक क्लीवेज होती है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है और ये नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है, और कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। लिहाजा जो रीजन अटैक कर रहा है वो चूँकि न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए ये जो प्रोडक्ट बनता है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। न्यूक्लियोफिलिक, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, यानी जो अटैकिंग रीजन है अब वो न्यूक्लियोफाइल है। कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है कार्बोनाइल में, तो जब उस पर ये अटैक होगा तो रीजन जो प्रोडक्ट चूँकि एक बनता है, इसलिए उसके बाद इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुई। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, अब जो हमने मिसाल ली है वो इथेनॉल की मिसाल ली है, और इथेनॉल जो आपके नीचे लिखा भी है इस स्ट्रक्चर में, और जब इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो आपने देखा इसमें क्या चीज़ बनेगी। इसमें इथेनॉल अगर आप लेंगे तो याद रखिए इसमें सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा 2-ब्यूटानोल, और अगर इथेनॉल की जगह मिथेनॉल लेते, यही प्रोसेस किया जाता, तो उसमें प्राइमरी अल्कोहल बनती है। अब आप देखिए कीटोन के साथ यानी प्रोपेनोन के साथ क्या है। अब आप देखिए इनमें फ़र्क क्या है, इसमें एक मिथाइल था सबस्ट्रेट में और एक हाइड्रोजन है। अब ये दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, लिहाजा अब एक आपके इधर से इथाइल कार्बन का आयन आएगा, इथाइल कार्बन आयन, वो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल की शक्ल में, और फिर इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी, और आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट इसमें टर्शियल अल्कोहल बनेगी।
ये याद रखिए कि इन तमाम केसेस में जो एल्डिहाइड कीटोन है, ये दोनों आपने देखा कि जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल जो है वो क्या देता है, प्राइमरी अल्कोहल, और जो इथेनॉल है, ये जो इसकी एग्जांपल है, तो वो इसमें देता है सेकेंडरी अल्कोहल, और जो कीटोन है वो इसमें देता है क्या, टर्शियरी अल्कोहल। तो डियर स्टूडेंट, आपको बड़ा वाज़ह तौर पर पता होना चाहिए कि इसमें जो आपके पास जो रीजेंट हैं, एक इसमें है फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड जो 1 प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, और जो अदर दैन दिस है, यानी अदर दैन फॉर्मेल्डिहाइड है, ये डियर स्टूडेंट जो इथेनॉल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, सेकेंडरी अल्कोहल। और ये जो प्रोपेनोन है, जो कि एग्जांपल है एसीटोन की, ये टर्शियरी अल्कोहल जो है प्रोड्यूस करता है। तो डियर स्टूडेंट, इस टेस्ट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रीजेंट है। आपको यहाँ से बताने का मकसद ये है कि ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, ये एल्डिहाइड कीटोन ग्रिग्ना रीजन से रिएक्ट करके तीनों टाइप के अल्कोहल बनाते हैं। तो अगर ये सवाल है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल कौन से रीजेंट बनाते हैं, तो इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन है। एल्डिहाइड में जो मिथेनॉल है, जिसको फॉर्मेल्डिहाइड करते हैं, उससे प्राइमरी अल्कोहल बनता है, और जो अदर दैन फॉर्मेल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड ले लें तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल के बाद जो कीटोन कोई भी लें आप, तो वो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। तो लिहाजा ग्रिग्ना रीजेंट जो है, ये हमारी हेल्प करता है तीनों टाइप अल्कोहल को बनाने में, यानी 1 नॉट, 2 नॉट और 3 नॉट अल्कोहल, वो इसके मदद से ही बनती हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने ये ग्रिग्ना रीजेंट का याद रखना है। इसमें तीनों टाइप की अल्कोहल जो है इससे बनती हैं, और 2 एल्डिहाइड से और 1 कीटोन से। एल्डिहाइड से मैंने बताया कि जो मिथेनॉल है वो प्राइमरी, और अदर दैन जो मिथेनॉल है वो सेकेंडरी, और कीटोन जो है वो टर्शियरी अल्कोहल बनाते हैं। अब देखिए ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट विल गिव सिमिलर रिजल्ट फॉर बोथ इथेनॉल एंड प्रोपेनोन। डियर स्टूडेंट, हमने बड़ी तफसील से ये बात जाहिर की है, और अब आपको सबूत भी नज़र आ रहा है। अब आप एलिवेटेड फील कर रहे होंगे कि हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इस काम में कि हमें पता होता है कि स्टूडेंट को किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। लिहाजा पहले हम उसकी बैकग्राउंड बनाते हैं, आपको नॉलेज में अपडेट करते हैं, और फिर आपके सामने आप प्रैक्टिस मटेरियल जो है ना वो सामने रखते हैं। लिहाजा आपको मालूम है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो लिहाजा लेकिन जब तक नॉलेज ना हो तो उस प्रैक्टिस से फिर गलतियां ज़्यादा होती हैं। लिहाजा हम पहले नॉलेज की बात करते हैं, पहले आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फीड करते हैं, और फिर आपसे सवाल के हवाले से बात की जाती है। सवाल यह था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट विल गिव सिमिलर रिजल्ट फॉर बोथ इथेनॉल एंड प्रोपेनोन। तो डियर स्टूडेंट, आपके सामने है कि जब बोथ का लफ्ज़ आ जाए, सिमिलर रिजल्ट की बात आ जाए, तो आपने देखा कि इन टेस्ट में बड़ी तफसील के साथ आपको बताया था कि इसमें ये जो रिजल्ट्स की बात है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन जो है वो दोनों सिमिलर रिजल्ट देते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या है। हालांकि वो भी रीजेंट स्ट्रॉन्ग रीजेंट है, और कीटोन लेस रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन है, मगर फ़र्क प्रोडक्ट में, रिजल्ट में क्या है। रिजल्ट में यह है कि एल्डिहाइड में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब रिएक्शन करते तो ऑक्सीडेशन होती है, तो कार्बन नंबर रिटेन रहता है, जबकि कीटोन में कार्बन नंबर रिटेन नहीं रहता, यानी एन नंबर जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है। लिहाजा इन दोनों की वजह से ये सूटेबल टेस्ट नहीं है, कोई सिमिलर रिजल्ट नहीं हासिल होते। लेकिन इसके हवाले से ये जो टेस्ट है, इसमें येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, और दोनों में येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं आता कार्बन की तादाद में, जितनी कीटोन में जितनी एल्डिहाइड में फ़र्क रहता जो होते हैं वही रहते हैं। लिहाजा इस सवाल में एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन है कीटोन के हवाले से। दूसरी बात यह है कि ये इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, एन नंबर कांस्टेंट नहीं रहता, जबकि एल्डिहाइड में एन नंबर कांस्टेंट रहता है। मिसाल देखिए, अगर आप इसमें इथेनॉल लेते हैं, आप इसकी ऑक्सीडेशन करें पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो डियर स्टूडेंट इसमें इथेनोइक एसिड बनता है। लेकिन अगर आप प्रोपेनोन लें तो रिजल्ट सेम नहीं रहते। अब इसमें कार्बन नंबर जो है इसमें 2 था, इसमें कार्बन नंबर 2 ही रहेगा, कार्बन की तादाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इसमें क्या है, एक कार्बन जो है वो फार्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और दूसरा जो इथेनोइक एसिड बनेगा। लिहाजा आपने देखा कि इसमें कार्बन नंबर 3 था, इसमें अब एन की तादाद 2 है,
और एक कार्बन यहाँ चला गया। लिहाजा इन दोनों में जो सिमिलर रिजल्ट के हवाले से है वो ये है कि सिमिलर रिजल्ट इसमें नहीं हासिल होते। लिहाजा जो सूटेबल आंसर है वो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल गिव सिमिलर रिजल्ट फॉर बोथ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन। कार्बन नंबर भी उतने रहते हैं और दूसरा दोनों येलो प्रेसिपिटेट देते हैं, येलो या रेड। अब देखिए आगे सवाल है कि रिएक्शन विद इथेनॉल यानी जो आपने पीछे जिसका हमने आपके सामने आंसर रखा था, ये डी आंसर था। अब उसका मैकेनिज्म की बात हो रही है कि ये रिएक्शन होता कैसे है। अब आप देखिए ये एसिटाल्डिहाइड है और इसका दूसरा नाम जो है वो इथेनॉल है, ये इथेनॉल है। अब देखिए इसमें क्या होगा, बुनियादी तौर पर इसका मैकेनिज्म भी आगे आएगा। इसमें देखिए यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, ये दोनों वाटर एलिमिनेट होता है और इसके नतीजे में कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड बन जाता है। तो अगर ये एसिटाल्डिहाइड है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एसिटाल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन की जगह आएगा हाइड्राजोन। अब डियर स्टूडेंट इसके 2 तरह से नाम लिख सकते हैं आप। एक है इसका नाम 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। लिहाजा ये नाम जो है ना, इसका हाइड्राजीन से जो प्रोडक्ट बनेगा उसके नाम में ZINE की बजाय ZONE आ जाएगा। तो ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है ZINO, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है उसमें ZONE आ जाता है। तो नाम इसके 2 तरह से हैं। एक नाम है कि आप एसिटाल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन कहें, या दूसरा नाम इसका यूं है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। डियर स्टूडेंट बिल्कुल इसी पैटर्न पे इसका नाम है। इसमें भी आप क्या कहेंगे, इसी पैटर्न पे इसका नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन ऑफ एसीटोन। इसमें भी बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है कि यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन। ये बेसिकली जो मैकेनिज्म आगे तफसील से बात करेंगे, वो इसमें एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है ये। लिहाजा ये डेरिवेटिव अमोनिया जिसके आगे तमाम जो डेरिवेटिव अमोनिया उनकी तफसील दी गई है। तो लिहाजा ये आपने इसमें देखा कि ये दोनों रिएक्शन देते हैं और ये दोनों में प्रोडक्ट की नेचर जो है ना, उसमें कोई येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, जितने कार्बन इसमें उतने ही रहते हैं, सिमिलर रिजल्ट हासिल होते हैं, कोई चेंज नहीं आती। जबकि उधर फ़र्क मैंने आपको वाज़ह कर दिया। तो डियर स्टूडेंट इसमें जो आंसर था उसकी एक्सप्लेनेशन आपको इधर देखी। लिहाजा आप देखें तो इसमें डी आंसर था और इसका मैकेनिज्म आगे जो ना रिएक्शन आगे दिया गया है और इसके बाद इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस होगा। देखिए ये इन 1903 आर्थर लेपवर्थ बिकेम द फर्स्ट केमिस्ट टू इन्वेस्टिगेट ए रिएक्शन मैकेनिज्म। द रिएक्शन to be investigated was that of reaction of SN with propanone. What do we call the mechanism of this reaction? अब देखिए वाज़ह तौर पर हमने शुरू में बता चुके थे कि ये प्रोपेनोन जो इसमें कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है और रीजेंट जो है वो HCN है। रीजेंट में सबसे पहले CN न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो लिहाजा ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। लिहाजा आपके सामने है और इसमें देखिए क्या चीज़ बनी, एसीटोन सियानोहाइड्रन OH का नाम बाद में आखिर पे है। लिहाजा सियानोहाइड्रन इसका नाम है, एसीटोन सियानोहाइड्रन। तो ये इसका मैकेनिज्म की तफसील पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। शुरू में सिर्फ क्या था, वहाँ HNU था, यहाँ HCN है और ये आपके सामने है कि ये सोर्स इस तरह से इसको प्रोड्यूस किया जाता है और ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। अब देखिए ये जो सवाल है ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ, ये सवाल आपको इसलिए बताना मकसद था किस किस तरह से सवाल आ रहे हैं। द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट विच इज फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन इज। तो देखिए ये आपके सामने है, मैं इसका नाम बता रहा था आपको कि इसका नाम क्या है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन ऑफ एसीटोन। तो इसका नाम मैं आपको नीचे लिखता हूँ। लिहाजा इसका जो आंसर है वो डी है ये, और इसका नाम क्या है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ एसीटोन या प्रोपेनोन, दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। प्रोपेनोन जो है ना उसका एसीटोन चूँकि नाम लिखा है जिसका दूसरा नाम जो प्रोपेनोन है। तो डियर स्टूडेंट आपके सामने इसका जिक्र था, इसका मैकेनिज्म पीछे हम बता चुके हैं और देखिए यहाँ नाम भी लिखा है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ एसीटोन।
तो कोशिश की गई कि आपको यानी तमाम जो रिएक्शन है मैकेनिज्म के हवाले से बताया जाए, प्रोडक्ट के हवाले से बताया जाए, और प्रोडक्ट के नाम जो अक्सर स्टूडेंट जिसमें वीक होते हैं, ये तमाम चीज़ें आपके सामने। अब देखिए ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके नाम पूछे जा सकते हैं। ये सारा जो ग्रुप है, ये सारा जो है ना, इसको स्पेक्टेटर ग्रुप कहते हैं जी। दिस इज कॉल्ड स्पेक्टेटर ग्रुप। स्पेक्टेटर यानी ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, स्पेक्टेटर ग्रुप है। ये रिएक्शन में सिर्फ क्या चीज़ हिस्सा लेती है, और वो सिर्फ जो है वो जी पार्ट जो है ना, NH2 पार्ट जो है ना, वो हिस्सा लेता है, और ये हिस्सा लेने ही लेते रिएक्शन में। लिहाजा ये तमाम जो हैं इनको हमने कलेक्टिवली जी से ज़ार किया हुआ। और आपके सामने है ये हाइड्रोक्सिल अमीन है, हाइड्रोक्सिल OH, और ये अमीन, और ये हाइड्राजीन है। और देखिए ये जो फिनाइल हाइड्राजीन, डियर स्टूडेंट, ये जो फिनाइल ग्रुप है, अब आपने हाइड्राजीन में से एक H निकाल के फिनाइल लगा दिया, और 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है। अब जो बेंजीन रिंग है उसके साथ आपने 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, तो लिहाजा उसमें से 2 हाइड्रोजन कम हो गए, और ये हाइड्राजीन के साथ अब आपने फिनाइल हाइड्राजीन था उस पर 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, जो इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजेंट बना रहे हैं। और अब देखिए ये सेमी कार्बाजाइड है, तो ये अब देखिए NH के साथ NH2CONH2 है, तो इसमें जो पार्ट जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे वो ये हैं, ये पार्ट रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, सिर्फ ये NH2 ग्रुप जो है, अमाइनो ग्रुप जो है, वो रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ मकसद ये बताने का था कि ये जनरल आपको अवेयरनेस हो जाए कि जो नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव क्या है, और वो आपके सामने जिसमें तफसील से सारी बातें डिस्कस की हैं, और इसके बारे में अब आगे इंशाल्लाह और भी क्वेश्चन आपके सामने शेयर करेंगे। अब देखिए रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद अमोनिया डेरिवेटिव टू फॉर्म कंपाउंड कंटेनिंग। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, फौरन ही उसके बाद 2017 में जो क्वेश्चन आया, और ये मैकेनिज्म के हवाले से क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स टू फॉर्म कंपाउंड कंटेनिंग द ग्रुप एंड वाटर इज नोन एज। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसमें इसका जो मैकेनिज्म है उसकी आगे बड़ी तफसील से इसको डिस्कस किया गया, वो आपके सामने बात करते हैं। देखिए अब इसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। पहला पॉइंट तो याद रखिए, ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, एसिड कैटालाइज्ड, ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन जो है एसिड कैटालाइज्ड है। अब देखिए इसमें जो प्रोटॉन है, आपने देखा था कि वो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में वो अटैक करता है ऑक्सीजन पे, और उसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये यहाँ देखिए, ये यहाँ पर पार्शियल चार्ज है, और अब इस पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। लिहाजा अब जब ये चार्ज पॉजिटिव आ गया, न्यूक्लियोफाइल जो है आपको मालूम है इसमें लोन पेयर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए, चूंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल पे जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, वो इसको इलेक्ट्रॉन देते हुए इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। अब देखिए इसमें जो नाइट्रोजन है, अब ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आया अमोनियम फॉर्म में, क्योंकि इसने लोन पेयर दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो लिहाजा आपने देखा कि इसमें जो अमल हुआ है, इसमें चूंकि नाइट्रोजन ग्रुप इसके साथ लगा है, और लिहाजा वो 4 बॉन्ड बना रहा है। तो ये इसमें जो अमाइनो ग्रुप था, जब वो लगा तो इसने लोन पेयर दे के बॉन्ड बना दिया, 4 बॉन्ड बन गए। अब निस्बतन यहाँ तक तो एडिशन है। अब उसके बाद दूसरा अमल शुरू हो जाएगा। देखिए क्या कि ये स्टेबलाइज होने के लिए अब इसमें क्या हो रहा है, एक इसमें जो प्रोटॉन है वो निकल रहा है, और वो जो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया था उसने दोबारा उसको गेन कर लिया, और ऐसे में लोन पेयर अब इसके पास मौजूद है, और ये प्रोटॉन जो है ना वो निकल गया। अब डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ से बात मैंने बताया था एलिमिनेशन शुरू हो गई कि ये प्रोटॉन जो है वो ऑक्सीजन पे लोन पेयर मौजूद है, हमारा जो इंटरमीडिएट बना उसके साथ ये मिलके यहाँ से हेटेरोलिटिक फिशन होती है। अब हेटेरोलिटिक फिशन में ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और ये जो बॉन्ड है ये भी हेटेरोलिटिक फिशन होगी, यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो ये इसको मिल जाते हैं यहाँ। लिहाजा ऐसे में क्या हुआ, ये देखिए इसमें OH जो है ना मिलके ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, दोबारा इसमें वाटर जो निकल गया, और इसमें जो एक वाटर निकला, और दूसरा यहाँ से जो वाटर है जब वो निकल गया तो इसके साथ साथ इसमें नोट करें कि OH बना वाटर, ये वाटर निकल गया। और डियर स्टूडेंट एक और चीज़, जो जब यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, और हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन प्रोटॉन की शक्ल में निकल रहा है, क्यों? ये हेटेरोलिटिक फिशन हुई, और ये हेटेरोलिटिक फिशन जो है
इस नतीजे में दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, तो इस बॉन्ड के ब्रेक होने से प्रोटॉन निकला, और प्रोटॉन जो है वो आपके सामने है, ये वाटर बन गया, और साथ यहाँ से जो H है वो निकल गया, लिहाजा नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। इसमें देखिए ये माइनस है दोनों, यानी माइनस का मतलब यहाँ जो हाइड्रोजन निकला वो प्रोटॉन की शक्ल में निकल रहा है। तो आप डियर स्टूडेंट देखिए इस मैकेनिज्म का नाम था एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। पहले स्टेप्स में एडिशन हुई, पहले स्टेप में कैसे एडिशन हुई कि प्रोटॉन ने अटैक किया इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, और ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल कंप्लीट बन गया, स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल बन गया। नाइट्रोजन पे लोन पेयर, तो उसने इसको इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देते हुए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते वक्त चूंकि इसने अमोनियम पॉजिटिव चार्ज है या अनस्टेबल, इसने एक अपना यहाँ से हेटेरोलिटिक फिशन हुई, प्रोटॉन निकला, और इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन वापस हासिल कर लिए। अब उसके बाद ये जो OH ग्रुप है ये प्रोटॉन से मिला, तो अब देखें OH पॉजिटिव आयन बन गया, इसमें ऑक्सीजन एक्सोनियम आयन बना, तो ये एक्सोनियम आयन है जिसकी जिक्र हो रहा है। अब डियर स्टूडेंट इसमें क्या हो रहा है कि जब यहाँ से ये जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेके जा रहा है, हेटेरोलिटिक फिशन है, कार्बन डेफिशिएंट हो जाता है। इसको कंपनसेट नाइट्रोजन में जो हाइड्रोजन में जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, प्रोटॉन निकलता है, और साथ दो इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाने के काम आते हैं। लिहाजा आपने देखा कि ये जो प्रोडक्ट है ये एडिशन एलिमिनेशन प्रोडक्ट है, लिहाजा इसमें पहले स्टेप्स में एडिशन होती है और फिर उसके बाद एलिमिनेशन होती है, लिहाजा इसीलिए इसको कहते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। लिहाजा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसीलिए आपने शुरू में सवाल में जब बात हुई थी तो बात की थी हमने। अब सवाल देखिए कि एडिशन एलिमिनेशन पूछा गया था कि द रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स टू फॉर्म कंपाउंड कंटेनिंग द ग्रुप एंड वाटर इज नोन एज, इसमें एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो मैकेनिज्म जो है इस बात को फुली एलेबोरेट करता है, जैसे कि हमने बात की है। आपने की पॉइंट रखने, पहले इसमें प्रोटॉन अटैक करता है, फिर इसमें अमोनिया डेरिवेटिव में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है, इंटरमीडिएट बनते हैं, और फिर इसमें से एडिशन के बाद एलिमिनेशन शुरू हो जाती है, इसीलिए इसका नाम है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद एसिन टू फॉर्म साइनोहाइड्रन। देखिए डियर स्टूडेंट ये भी सवाल एग्जाम में आ चुका है, और ये सवाल आपने पूछा उसने कि ये मैकेनिज्म के हवाले से बात करें, इसमें यूके ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इसका तफसील से जिक्र भी किया और नीचे भी रिएक्शन लिखा हुआ है। तो देखिए इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रन। तो आपने इसमें जो आंसर है वो ए है, जिसका तफसील से हमने जिक्र कर दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आप देख रहे हैं, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं कि इन सवालों की अहमियत है, इसलिए हमने शुरू में कहा था कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैकेनिज्म के हवाले से सवाल आ सकते हैं, इसमें एसिड कैटालाइज बेस कैटालाइज वाले से मैकेनिज्म पूछा जा सकता है, इसमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सिलेबाई। अब देखिए उस सवाल में एक और सवाल भी आया, कहता है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। अगर ये रिएक्शन हो और इसमें आपने प्रोडक्ट बताना हो तो आपको मालूम है कि यहाँ से H साइनोहाइड्रन बनेगा, और अब ये जो इसमें जो प्रोडक्ट है, अब देखिए यहाँ पर दो कार्बन, ये 3 और ये 4, तो ये ब्यूटेनॉन और ये फिर वही साइनोहाइड्रन है। तो आपने देखा इस केस में कि ये आपने बताना था कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये आपने देखा कि इसमें आंसर आपका ए है, और आपने इस आंसर में जो एक्सप्लेनेशन में भी आंसर दिया गया वो आपके सामने है कि इसमें दो कार्बन ये है और एक ये है और एक ये है। ये पार्ट आपको पता साइनोहाइड्रन है, और ये 4 कार्बन हो तो ब्यूटेनॉन होता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो ए मौजूद है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन में तफसील भी दी गई है। लिहाजा प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज ब्यूटानोन साइनोहाइड्रन। अब देखिए ये सवाल भी 2017 में आया। तो डियर स्टूडेंट अगर आप बहुत अच्छी तरह इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें तो इंशाल्लाह आपको कोई कसर नहीं रह जाएगी, और आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, और आप इंशाल्लाह 100% इनपुट देंगे एंटी टेस्ट में। ये हमारा 18 ईयर एक्सपीरियंस है, और ये इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्पफुल होगा कि किस तरह के सवाल आते हैं और इसकी कंसेप्ट क्या है, किस तरह के चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो हमने पूरी एलेबोरेशन की है इस टॉपिक की। आगे देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको और हेल्प कर रहा है, और ये भी एग्जाम में सवाल आ चुका है। एसिन ऐड टू कार्बोनाइल कंपाउंड द टेबल शोज द relative rate of reaction under different conditions।
अब डियर स्टूडेंट्स में 3 कंडीशन दी गई हैं और पूछा यह गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन। याद रखिए बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमेशा स्लो स्टेप से मेजर किया जाता है। और आपको पता है सबसे पहले कौन सी चीज़ अटैक करती है, CN साइनाइड ग्रुप है। और साइनाइड ग्रुप में जो नेचर है कार्बन के साथ, ये डबल बॉन्ड है N और इस पे नेगेटिव चार्ज है, लिहाजा CN ग्रुप में चार्ज नेगेटिव का जिक्र किया तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। तो लिहाजा इसमें पूछा गया था कि कौन सा जो पार्ट है, कौन सा जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन, तो साइनाइडाइन है। अब देखिए उसकी तफसील में बताया कि साइनाइड इज इन्वॉल्व इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप। क्यों? स्लो स्टेप से रेट डिटरमिन होता है। और आगे क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द नेगेटिवली चार्ज कार्बन, यानी साइनाइड ग्रुप में कौन सी चीज़ है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो कार्बन है। ऑफ साइनाइडाइन एट दी कार्बोनाइल कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो ये साइनाइड ग्रुप में कार्बन अटैक करता है। और दूसरी क्या बात कही गई कि हाइड्रोजन साइनाइड इटसेल्फ इज नॉट वेरी न्यूक्लियोफिलिक, यानी ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, लिहाजा इट डज नॉट आयोनाइज टू फॉर्म साइनाइड टू ए सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। thus a source of cyanidine such as sodium cyanide and potassium cyanide is used। तो डियर स्टूडेंट इसमें 4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 क्या है कि साइनाइड ग्रुप जो है वो इसमें इन्वॉल्व है रेट डिटरमिनिंग स्टेप में, और ये चार्ज नेगेटिव किस पे है, कार्बन पे, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या है कि हाइड्रोजन साइनाइड वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, तो फिर क्या, इसका सोर्स ये है जिसका जिक्र है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छी तरह इसको तैयार करना है। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन प्रोपेनोन एंड हाइड्रोजन साइनाइड हाइड्रोलाइज अंडर एसिडिक कंडीशन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। आपको मालूम है कि पहले एडिशन होगी HCN की, और ये CN ग्रुप है, जब आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये डियर स्टूडेंट ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। लिहाजा इसमें आंसर तो जो यहाँ से सूटेबल आंसर बनता है वो ये D है, क्योंकि इसमें यानी 2 कार्बन है, ये दोनों साइड पे कीटोन में 2 इथाइल ग्रुप नज़र आ रहे हैं आपको, और बाकी में सूटेबिलिटी नहीं नज़र आ रही, लिहाजा ये क्वालिफाई करते हैं प्रोपेनोन को। अब इसका आंसर है वो D है। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन प्रोपेनोन एंड हाइड्रोजन साइनाइड इज हाइड्रोलाइज अंडर एसिडिक कंडीशन, द फाइनल प्रोडक्ट इज दिस वन। अब इसकी तफसील जो है मैकेनिज्म की वो आपको आगे हम बताते हैं, लिहाजा आपको पता चलेगा कि ये कैसे प्रोडक्ट बनता है। द मैकेनिज्म रिएक्शन इज गिवन। अब देखिए बेस कैटालाइज रिएक्शन है, एसिन ऐड हुआ, तो ये आपको मालूम है कि ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, और इसमें CN अटैक करता है सबसे पहले, इसका जिक्र पहले भी हुआ। और देखिए ये एसीटोन सियानोहाइड्रन बन गया। अब आप देखिए आगे फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही है CN ग्रुप की, यानी CN ग्रुप जो है वो COH ग्रुप में चेंज हो रहा है, और इसके साथ साइड प्रोडक्ट जो अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। चूँकि ऑलरेडी इसमें 2 मिथाइल ग्रुप थे, 1 कार्बन है, तो देखिए इसका नाम क्या बना। अगर आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें तो लॉन्गेस्ट चेन में हम प्रायोरिटी देते हैं 2 फंक्शनल ग्रुपों, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबरिंग इधर से करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो आपने देखा कि इसमें 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो डियर स्टूडेंट आपने सामने देखा कि यही प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया था और हमने उसको तफसील से आपके सामने वाज़ह कर दिया। इसके बाद व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन प्रोपेनोन इज रिफ्लक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें आपको मालूम है कि इसमें प्रोपेनोन जो है उससे सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, दिस इज टाइप ऑफ कीटोन, कीटोन की एग्जांपल है। तो कीटोन जो है ये इस रिएक्शन के नतीजे में सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। और जो एल्डिहाइड हैं इसी रिएक्शन के तहत अगर एल्डिहाइड हो और अगर ये सोडियम बोरोहाइड्राइड हो तो इसमें से प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। अब आपको यहाँ बताना मकसद था कि ये आपको दिया गया था प्रोपेनोन, लिहाजा जब आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो देखिए इसमें कीटोन जो है उसकी रिडक्शन हुई और इसमें 2 प्रोपेनोल बना। अब आपको बड़ी दिलचस्पी के साथ इंशाल्लाह मैकेनिज्म से ये बात सारी क्लियर हो जाएंगी। लिहाजा हमने आपके सामने जो सवाल पूछा था कि प्रोपेनोन जो है वो उससे क्या प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, तो आप देखिए इसमें प्रोपेन 2 ओल, 2 प्रोपेनोल भी लिखते हैं और प्रोपेन 2 ओल। अगर प्रोपेन पहले आएगा तो ई
खत्म होगा कि आगे ओ वावल है। तो या पहले 2 प्रोपेनॉल लिख सकते हैं आप जी। अब देखिए मैकेनिज्म, देखिए डियर स्टूडेंट, पहला स्टेप क्या है कि ये आयोनाइजेशन है, सोडियम बोरोहाइड्राइड आयोनाइजेशन हुई, सोडियम आयन बना और इसका नाम क्या है, देखिए BH4 नेगेटिव टेट्राहाइड्रिडोबोरेट। इसमें जो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेंट्रल एटम की बोरान की है। अब टेट्राहाइड्रिडोबोरेट जो है एक्चुअली इट इज ए सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन, ये हाइड्राइड आयन है, दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन। अब देखिए जो हाइड्राइड आयन है, अब वो क्या होगा इसमें, देखिए वो न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ इस पे अटैक करता है, दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल। तो इसका हाइड्राइड आयन है और आपने ऊपर लिखा भी है कि ये सोर्स है। तो स्टूडेंट आप देखा पहले आयोनाइजेशन है, फिर इसमें टेट्राहाइड्रिडोबोरेट है, वो इसमें से हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस करता है, हाइड्राइड आयन न्यूक्लियोफाइल है और देखिए ये न्यूक्लियोफाइल है और ये कार्बन पे अटैक हो रहा है और इसमें से ऑक्साइड आयन बना, ऑक्साइड आयन की फिर इसमें हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर से और इसमें आप देखें इसमें 2 प्रोपेनॉल जो है ना वो हासिल हो गया। लिहाजा इसमें सवाल ये था, अगर आप इसके पीछे देखें 39 क्वेश्चन में सवाल जो था वो ये था कि ये जो प्रोपेनॉन है उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, 2 प्रोपेनॉल बनेगा और ये 2 प्रोपेनॉल है, ये प्रोपेन 2 है, एक ही बात है। तो ये आपके सामने है, इसलिए प्रोपेन 2 भी लिख सकते हैं इसको। और आपने मैकेनिज्म में ये बात अच्छी तरह नोट कर ली, ये 4 स्टेप में रिएक्शन होता है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा स्टेप जो है वो ये है और चौथा स्टेप आपके सामने ये है, 4th वन। लिहाजा पहले आयोनाइजेशन है, फिर हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस होता है, हाइड्राइड आयन जो है वो कार्बन पे अटैक करता है, अल्कोक्साइड बनता है और फिर हाइड्रोलिसिस से आपके सामने 2 ये इंटरमीडिएट के बाद 2 प्रोपेनॉल जो है ये फाइनल प्रोडक्ट हासिल होता है। शुरू में मैंने ये बात बताई भी थी कि आप देखिए इसमें कीटोन से 2 अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल बनता है और एल्डिहाइड से क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल रिडक्शन के नतीजे में। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट पार्शली रिड्यूसेस एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अभी जो सवाल डियर स्टूडेंट आपने पूछा कि ये पार्शली रिड्यूस, ये जो है ना ये सारे रीजेंट हाइड्रोजन और KH और ये जिंक अमलगम और HCl और HI ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इससे एल्केन बनती है सबके साथ, इससे भी एल्केन बनता है, इससे भी एल्केन बनता है, किससे, ये दोनों जो रिएक्शन है वो कौन देते हैं, किसके साथ, एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ, दोनों ये दोनों एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। लेकिन ये जो HI है ये कंप्लीट रिडक्शन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड की, कंप्लीट रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे भी एल्केन बनता है। तो याद रखिए इन दोनों में अल्केन प्रोड्यूस होता है। मसलन अगर आप इथेन लें, इस केस में अगर इथेनोइक एसिड लें और ये रीजेंट यूज करें HI, तो आपको इसमें 2 C2H6 बनेगा, C2H6। लिहाजा इसमें जो ना साथ क्या होगा, रिडक्शन होगी और ये इथेन बनेगा। तो कंप्लीट रिडक्शन से ये इथेन में कन्वर्ट होता है और पार्शियल रिडक्शन हो तो अल्कोहल बनता है। लिहाजा ये जो है ना पार्शियल रिडक्शन इस केस में होती है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो डियर स्टूडेंट आपने देखा कि ये जो है ना रीजेंट, इनका भी बहुत अच्छी तरह आपने याद रखना है कि इनकी रिडक्शन से अल्केन बनते हैं और इसकी रिडक्शन से ये जो इथेनॉल है और ये एल्डिहाइड और कीटोन की जब आप रिडक्शन करेंगे, अगर एल्डिहाइड करेंगे तो फिर आपको मालूम है प्राइमरी अल्कोहल बनता है, आपको एग्जांपल में नज़र आ रहा है, और अगर आप कीटोन लेंगे तो रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा और इसकी तफसील पीछे भी दे दी गई है। लिहाजा ये दोनों जो है ना पार्शली रिड्यूस रिडक्शन करते हैं और ये पार्शली रिडक्शन जो है उसमें ये, और जिस तरह ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है इस तरह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज़ करते हैं रिडक्शन के लिए और वो भी पार्शली रिड्यूस करते हैं। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, इसमें 3 रीजेंट जो पार्शली रिडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं एल्डिहाइड कीटोन में, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। ये सिर्फ पार्शियल रिडक्शन करते हैं और देखिए इसमें एल्डिहाइड से प्राइमरी और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल हासिल होता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसेस द डबल बॉन्ड इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। डबल बॉन्ड किस में, तो याद रखिए ये कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। क्यों कि ये सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ये सोर्स है हाइड्राइड आयन का और हाइड्राइड आयन जो न्यूक्लियोफाइल है, तो कार्बन जो है ना इसमें कार्बोनाइल ग्रुप जो है एल्डिहाइड कीटोन में वो कार्बन जो वो इलेक्ट्रोफिलिक है, तो यहाँ तो इसका अटैक हो सकता है लेकिन
इसका अटैक कार्बन डबल बॉन्ड में या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में खुद वो एज ए न्यूक्लियोफाइल है, तो वहाँ इसका अटैक नहीं होता, लिहाजा ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर है। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ तो अटैक कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। लिहाजा इस कार्बन में ये जो कार्बन है ये बतौर इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ तक अटैक मुमकिन है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड में ऐसा नहीं है, लिहाजा यहाँ मुमकिन नहीं इस केस में। तो लिहाजा इसका आंसर ए है। इसीलिए कहा सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसेस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इन एल्डिहाइड एंड कीटोन बट नॉट द कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, यानी डबल ट्रिपल बॉन्ड में को जो बताते खुद वो न्यूक्लियोफाइल हैं। तो जैसे शुरू में हमने बात की थी कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल तो आपस में रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन ना दोनों न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर सकते हैं ना दोनों इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट कर सकते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये एक और साथ क्वेश्चन दिया गया, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट केमिकल टेस्ट विच आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब नोट करें ये टॉलरेंस रीजेंट, अब ये कंपैरिजन दिया है, ये सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, इसमें कोई सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं बनता। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ये ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, इसमें कोई चीज़ नहीं बनती, नो प्रेसिपिटेट नो रिएक्शन। इसमें 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इसमें था पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेट में, इसमें देखिए दोनों में वायलेट कलर, तो ये दोनों में वायलेट कलर नहीं बनता, दोनों में वायलेट कलर नहीं बनता, तो लिहाजा ये दोनों में जो स्टेटमेंट गलत है वो ये है, सी है, लिहाजा सी स्टेटमेंट गलत है और बाकी स्टेटमेंट सारी जो है ना वो सही है। अब देखिए अल्कोहल प्लस ड्राई एसियल गैस, ये ड्राई एसियल गैस जो है यूज़ होती है और इसमें आप देखें एसीटल फॉर्मेशन, अगर 2 एथॉक्सी ग्रुप लगे हो तो एसीटल है और अगर एक लगा हो तो हेमी एसीटल है। तो ये सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन ये रिएक्शन देते हैं, इसीलिए अल्कोहल प्लस ड्राई एसियल फॉर्म एसीटल ईजिली, और ये एसीटल ईजिली नहीं बनाते, लिहाजा आपकी बुक में ये एग्जाम्पल दी गई है। और ये है डाईएथॉक्सी इथेन, ये 2 डाईएथॉक्सी हैं और ये 2 के 2 कार्बन हैं, इसलिए इसमें ये चीज़ बनी। तो आप टेस्ट में ये बात करना चाहते थे तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है। समटाइम हम आपको प्रैक्टिस के लिए डॉजिंग क्वेश्चन देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस में वाज़ह तौर पर पता चल जाए कि इसका आंसर मुमकिन नहीं। आपको याद होगा कि ये दोनों रीजन टेस्ट दोनों एल्डिहाइड कीटोन ये टेस्ट देते हैं और इनमें जो कलर है वो येलो या रेड कलर बनता है, वायलेट कलर नहीं बनता, तो लिहाजा इसमें सी आंसर इसका सही है। डियर स्टूडेंट आगे देखिए, इन विच रिएक्शन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड, किस कंपाउंड किस में जो ऑक्सीडाइज कंपाउंड बनता है। देखिए तो अभी आपने पढ़ा था कि ये इथेनॉल जो है यानी एसिटाल्डिहाइड टॉलरेंस रीजन से इसकी ऑक्सीडेशन होती है, यानी ये एल्डिहाइड जो ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज टू साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है टॉलरेंस रीजेंट, लिहाजा इसमें ये ऑक्सीडेशन हुई है, अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना, लिहाजा सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मिला। और देखिए ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बना, इसमें डाई अमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना, ये आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और फिर एल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन होता है, इसको सिल्वर मिरर कहते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर डिपॉजिट होता है और ये साल्ट है किसका, अमोनियम साल्ट। यानी अगर आप फेलिंग सोल्यूशन या बेनेडिक्ट रीजेंट लें तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और अगर आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लें तो इसमें अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये इसमें पूछा गया था कि इन विच रिएक्शन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड, तो इस कंपाउंड में ऑक्सीडाइज होता है और बाकी किसी में ये ऑप्शन सही नहीं है। तो लिहाजा इसमें आपने पॉइंट याद रखना है कि कंपोजिशन क्या है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये बतौर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड। और देखिए इसमें एल्डिहाइड जो है ना उसमें साल्ट क्या बनता है, अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक बनता है और टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर जो है वो डिपॉजिट होता है, इसलिए इसका नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। अब आप नोट करें इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज विद टॉलरेंस रीजेंट, ये देखिए ऑक्सीडाइज विद टॉलरेंस रीजेंट, टॉलरेंस रीजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं। शोन इन द रिएक्शन एल्डिहाइड फॉर्म सिल्वर मिरर विद द टॉलरेंस रीजेंट। और इसमें जब ऐड ये उसका प्रोसीजर बताया कैसे होता है कि हम एल्डिहाइड सोल्यूशन लेते हैं टेस्ट ट्यूब में और इसमें हम जो टॉलरेंस रीजेंट ऐड करते हैं टेस्ट ट्यूब में वार्म करते हैं और उसके नतीजे में सिल्वर मिरर जो है वो बनता है
ऑन द इनर साइड ऑफ द मिरर का ना मतलब क्या, मिरर जो है ना रिफ्लेक्शन शो करते हैं, और जितने भी लुकिंग ग्लास हैं, लुकिंग मिरर बनाए जाते हैं जो घरों में यूज किए जाते हैं, वो इसी प्रोसेस से बनाए जाते हैं, और इसमें डिफरेंट कलर के मिरर जो है ना वो डेवलप कर सकते हैं। तो लिहाजा ये रिएक्शन जो है अमोनिकल सॉल्वेंट लुकिंग मिरर जो बनाए जाते हैं वो इसी से बनाए जाते हैं। मिरर में लाइट जो है ना वो रिफ्लेक्ट करती है, लिहाजा इसलिए सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं इसको। आगे देखिए, डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद। डियर स्टूडेंट, आप देखिए ये फिर एक सवाल आपको ब्रिक रेड के हवाले से आया, जैसे कि आपको मैंने इसका तफसील से बात कर दी है कि ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद। तो इसमें सुटेबल एग्जांपल क्या है, फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन के साथ ही ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं, ब्रिक रेड, और ये क्यूप्रस ऑक्साइड ये प्रेसिपिटेट हैं जो बनते हैं। तो ये इसकी मिसाल है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद फेलिंग सोल्यूशन, और ये आगे कंपोजिशन भी इसकी दे दी गई है। फेलिंग सोल्यूशन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ, ये देखिए फेलिंग सोल्यूशन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ, ये फेलिंग सोल्यूशन आपको बताया था कि इसमें कॉपर सल्फेट होता है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और डियर स्टूडेंट इसमें टारटैरिक एसिड होता है, टारटैरिक एसिड, ये टारटैरिक एसिड होता है, और ये कॉम्प्लेक्स उसके साथ जो कॉपर है, जो कॉपर सल्फेट से हासिल होता है, वो इसमें कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, क्यूप्रिक टार्टरेट, डी आंसर है। तो ये फेलिंग सोल्यूशन में जो कॉपर आयन है वो इसके साथ टार्टरेट क्यूप्रिक टार्टरेट बनाता है, टार्टैरिक एसिड से ये लफ्ज आया, इसलिए ये क्यूप्रिक आया, कॉपर आया कॉपर सल्फेट से, मीडियम इसमें बेसिक है। तो ये इसमें आंसर जो वो डी है। देखिए आगे जो लास्ट टॉपिक है आइडोफॉर्म टेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। पहली तो बात ये कि कौन से ये टेस्ट जो देते हैं, टेस्ट गिवन बाई, टेस्ट कौन देते हैं, टेस्ट गिवन बाई, ये इसमें देखिए कौन से देते हैं टेस्ट। इसमें एक तो आपको मालूम है कि ये दोनों में से एसिटाल्डिहाइड ये टेस्ट देता है और मिथाइल कीटोन ये टेस्ट देते हैं। तो लिहाजा डियर स्टूडेंट इसमें ये जो हेलोफॉर्म टेस्ट है, ये थ्योरेटिकली उसकी बात की गई, टर्म हेलोफॉर्म इज यूज फॉर द रिएक्शन बिकॉज ए हेलोफॉर्म जिसमें क्लोरोफॉर्म है, जिसमें ब्रोमोफॉर्म है, जिसमें आइडोफॉर्म है, यानी हेलोफॉर्म है CH(X3), ये हेलोफॉर्म है। और ये जो ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है CHI3 आइडोफॉर्म। अब इसमें क्या है, द टर्म हेलोफॉर्म इज यूज फॉर द रिएक्शन बिकॉज ए हेलोफॉर्म इज वन ऑफ द प्रोडक्ट द हेलोफॉर्म रिएक्शन यूजिंग आयोडीन एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए इसमें क्या चीजें यूज की जाती है, आयोडीन और एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एज ए रिएजेंट है कॉल्ड आइडोफॉर्म टेस्ट। इसमें रिजल्ट क्या है, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल आइडोफॉर्म विच इज ए येलो सॉलिड। अब आपके सामने रिएक्शन है, आप नोट करें कि इसमें मिथाइल कीटोन होना, यानी एक साइड पे मिथाइल ग्रुप का होना जो जरूरी है। और डियर स्टूडेंट जो भी मिथाइल ग्रुप होता है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, वो हमेशा जो है वो इसमें वो हमेशा आइडोफॉर्म में यूज होगा, और बाकी पार्ट जो है ये वाला दैट इज कन्वर्टेड टू साल्ट ऑफ सोडियम। लिहाजा आपने देखा कि CH3 आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हुआ और दूसरा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी सोडियम कार्बोक्सिलेट बना। लिहाजा ये इसकी एग्जांपल है इस रिएक्शन की। तो इसमें शर्त है कि दो किस्म के ऑर्गेनिक एल्डिहाइड और कीटोन में दो तरह सब्सटेंस जो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। कीटोन में मिथाइल कीटोन यानी एक मिथाइल ग्रुप का होना जरूरी है, और एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड जिसका दूसरा नाम इथेनॉल है, ये दोनों ये टेस्ट देते हैं। और इसमें जो की पॉइंट क्या है कि एक ग्रुप जो है कि मिथाइल कीटोन में जो मिथाइल है दैट इज कन्वर्टेड टू जो आइडोफॉर्म में कन्वर्ट होता है, और दूसरा जो एल्डिहाइड है उसमें भी मिथाइल ग्रुप जो है वो आइडोफॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो उसमें आगे भी इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ आइडोफॉर्म टेस्ट। अब डियर स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पर ये हमें क्या टेस्ट हेल्प करता है। एक तो ये मिथाइल कीटोन और दूसरे कीटोन उनमें डिफरेंशिएट करता है, यानी एक मिथाइल कीटोन होना यानी एक साइड पे मिथाइल ग्रुप का होना जरूरी है। लेकिन अगर कीटोन हो अदर देन मिथाइल ग्रुप हो तो वहां ये टेस्ट यूज नहीं होता। तो लिहाजा मिथाइल कीटोन, लेकिन अगर दोनों साइड पे इथाइल ग्रुप हो तो डियर स्टूडेंट ये टेस्ट नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं देगा। अब ये मिथाइल कीटोन नहीं है, ये डाई इथाइल कीटोन है, नो रिएक्शन। इस रिएक्शन का एक फायदा क्या है कि ये रिएक्शन जो है मिथाइल कीटोन और अदर कीटोन में डिफरेंशिएट करता है। दूसरा ये जो इथानॉल और मिथानॉल आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि इथानॉल जो है ना ये टेस्ट देता है
और मिथानॉल ये टेस्ट नहीं देते। इस तरह सेकेंडरी अल्कोहल यानी 2-ऑल ये जो टेस्ट है ये देते हैं और मिथेनॉल ये टेस्ट नहीं देते, लिहाजा सेकेंडरी अल्कोहल ये टेस्ट देते हैं। और तीसरा इथेनॉल एंड अदर एल्डिहाइड्स, लिहाजा इथेनॉल जो है ना ये टेस्ट देते हैं और कोई एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता। तो लिहाजा ये टेस्ट क्या हेल्प करता है, ये टेस्ट हमें हेल्प करता है मिथाइल कीटोन और अदर कीटोन में, ये टेस्ट हमें हेल्प करता है एसिटाल्डिहाइड और अदर एल्डिहाइड जो है उनके दरमियान। लिहाजा एक तो आपने ये टेस्ट हम डिफ्रेंशिएट करने यूज़ कर सकते हैं इथेनॉल और मिथानॉल में, इस तरह सेकेंडरी अल्कोहल में और 2-ऑल में, यानी 2 पोजीशन पे कार्बन पे OH ग्रुप लगा हो। और ये जो मिथेनॉल है ये भी ये टेस्ट नहीं देता। लेकिन ये टेस्ट कौन देते हैं फिर, मिथाइल कीटोन, ये 2-ऑल वाले सेकेंडरी अल्कोहल, इथानॉल और इथेनॉल। लिहाजा इसमें मिथाइल कीटोन ये टेस्ट देते हैं, इथानॉल ये टेस्ट देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें 2-ऑल है ये टेस्ट देते हैं, और याद रखिए इसमें इथेनॉल जो है ना ये टेस्ट देते हैं और कोई ये टेस्ट नहीं देता। इस टेस्ट की इंपॉर्टेंस सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन हमें क्या करता है, अफोर्ड ए कन्वीनियंट मेथड, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। क्या कन्वीनियंट मेथड फॉर मिथाइल कीटोन क्या है, टू ए कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इसे अफोर्ड क्या करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनता है टू ए कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेनिंग 1 कार्बन एटम लेस दैन द पेरेंट कार्बन। लिहाजा अगर कार्बन की तादाद कम करनी हो तो आपको पता है आइडोफॉर्म टेस्ट की मदद से हम कार्बन की तादाद कम कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। मसल के तौर पर इस सवाल में सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात की गई है वो आपके सामने है। अब देखिए यहाँ से आपको ये बात समझ आ जाती है कि ये जो साल्ट बना इससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड आसानी से हासिल कर सकते हैं। एक कार्बन इसमें जो है ना कन्वर्ट हुआ आइडोफॉर्म में और दूसरा कन्वर्ट हुआ किसमें, सोडियम साल्ट यानी सोडियम एसीटेट बना। लिहाजा ये इसकी प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है। और डियर स्टूडेंट हमने ये आपके सामने सब चीज़ें जो क्लियर कर दी हैं, अब आपको इंशाल्लाह इनको पढ़ते वक्त कोई मुश्किल नहीं आएगी। सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन अफोर्ड द कन्वीनियंट मेथड फॉर कन्वर्टिंग मिथाइल कीटोन टू ए कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग 1 कार्बन लेस दैन पेरेंट कंपाउंड, क्योंकि कीटोन में एक कार्बन आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी एक कार्बन कम करना मकसद, ऐसा को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो जिसमें एक कार्बन कम बनानी हो कीटोन से, तो आइडोफॉर्म टेस्ट की मदद से हम उसको बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आइडोफॉर्म टेस्ट विल नॉट बी पॉजिटिव विद। अब देखिए ये डायरेक्ट उसकी एप्लीकेशन है, 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपके सामने है कि ये देखिए ये मिथाइल कीटोन है तो ये टेस्ट देता है, ये एसिटाल्डिहाइड है ये भी टेस्ट देता है, ये भी टेस्ट देते हैं, लेकिन कौन ये टेस्ट नहीं देता। तो इसमें याद रखिए जो ये है ना ये टेस्ट नहीं देते क्योंकि मिथाइल कीटोन नहीं है। आपने देखा कि इसमें ए जो है आइडोफॉर्म टेस्ट इसलिए नहीं देता कि ये हमारी शर्त जो है ये मिथाइल कीटोन को पूरा नहीं करते, तो बाकी सारे टेस्ट देते हैं, सिर्फ इसमें अदर दैन मिथाइल कीटोन ये टेस्ट नहीं देते। इसका नाम 3 पेंटानोन है और आपने देखा 3 पेंटानोन नीचे भी लिखा हुआ है, या इसका नाम कॉमन नेम डाई इथाइल कीटोन है। लिहाजा ये टेस्ट नहीं देते, लेकिन मिथाइल कीटोन, इथानॉल और इथेनॉल। डियर स्टूडेंट आपके सामने आपको ये एग्जांपल भी समझ आ रही हैं, लिहाजा आपको कंपैरिजन भी नजर आ गया कि आपने कीटोन के हवाले से सवाल पूछा था किसके साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं है, तो याद रखिए अदर दैन मिथाइल कीटोन टेस्ट जो पॉजिटिव नहीं होगा। और यही वजह है कि 3 पेंटानोन जो ये टेस्ट नहीं देगा। लेकिन अगर 2 पेंटानोन हो तो ये टेस्ट मुमकिन है, 2 पेंटानोन के साथ टेस्ट मुमकिन है। अब देखिए इसमें मिथाइल ग्रुप आ गया तो 2 पेंटानोन गिव्स दिस टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट यहाँ दोनों में कंपैरिजन था कि यहाँ टेस्ट मुमकिन है लेकिन यहाँ टेस्ट मुमकिन नहीं है। क्यों? इसमें मिथाइल कीटोन नहीं है, दोनों साइड पे इथाइल ग्रुप मौजूद है, लिहाजा ये टेस्ट मुमकिन नहीं है। ये दोनों साइड पे इथाइल ग्रुप है, इथाइल इधर भी इथाइल है, लिहाजा दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो मिथाइल कीटोन ये टेस्ट देते हैं और अदर दैन मिथाइल कीटोन ये टेस्ट नहीं आता। अब देखिए एक और क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड है, आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्राईआइडोमीथेन भी इसका नाम है, तो लिहाजा CH4CHI3। डियर स्टूडेंट एक तो नाम इसका आइडोफॉर्म है, ये इसका कॉमन नेम है लेकिन आइडोफॉर्म है, दूसरा नाम इसका ट्राईआइडोमीथेन है।
तो इस टेस्ट में आपने देखा ट्राईआयोडोमीथेन में जब वार्म करते हैं तो कहता है विच ग्रुप गिव्स द येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ट्राईआयोडोमीथेन व्हेन वार्म्ड विद अल्कलाइन एक्वस आयोडीन। तो आप डियर स्टूडेंट अभी जो हमने तफसील पीछे डिस्कस कर रहे थे कि बुनियादी शर्त इसमें मिथाइल कीटोन होना जरूरी है, और देखिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया। तो लिहाजा आपने देखा कि जब भी हम कोई थ्योरेटिकली बातें आपके सामने शेयर करते हैं तो जब उसको अप्लाई करते हैं तो आपको देख रहे हैं कि यूएचएस पेपर में रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आपको कंसेप्ट आपका बड़ा स्ट्रांग हो, कंसेप्चुअल स्टडी हो, फिर उसकी एप्लीकेशन आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसमें डी आंसर सही है, तो ये आपके सामने है। अब आखिर में जो बात आपके सामने अक्सर हम शेयर करते हैं कि फर्दर अगर आप एमसीक्यूज और डिस्कस करना चाहते हैं या उसके बारे में और अवेयरनेस हासिल करना चाहते हैं तो हमारी जो प्रैक्टिस बुक है वो इंशाल्लाह आपको एग्ज़ाम के दिनों में मिल जाएगी। एंट्री टेस्ट की जब प्रैक्टिस होगी तो इंशाल्लाह आप उसमें और भी ज़्यादा डिटेल आपको हासिल हो सकती है।